अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह की सोच और सुबह की सोच के साथ मैं हूं हुसैन लियाकत। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। और मैं हूं गज़ल अमान। आप सबको खुशामदीद कहते हैं सुबह की सोच में। आज बहुत सी अच्छी खबरें भी हैं हमारे पास, लेकिन हमेशा की तरह, रोजाना की तरह, जैसे हम अच्छी खबरें बताने से पहले आपके पास एक स्टोरी होती है जो आप बताते हैं। वो क्या है? मेरे पास ये है कि एक खट्टी मीठी स्टोरी है। अच्छा। हमेशा से अच्छी खबर होती है या कभी कभार बुरी खबर होती है। अभी खबर मेरे पास गजल ये है कि आज आपको पता है 14 नवंबर है। 14 को मैच था हमारा, जो कि दिन 1 बजे स्टार्ट होना था। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान का T20 सीरीज का पहला मैच था। ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन में इसको स्टार्ट होना था और मैच पाकिस्तान के मियारी वक्त के मुताबिक पहले मैं बता चुका हूँ 1 बजे स्टार्ट होगा, लेकिन इसमें एंट्री डालनी है बारिश ने। और जो वेदर रिपोर्ट से उनके मुताबिक जो 12 बजे से लेके 2-2:30 बजे तक बारिश है, उसके बाद ही आपको मैच देखने को मिल सकता है। लेकिन अक्सर हमने देखा है कि जब पाकिस्तान का मैच होता है तो बारिश भी प्रैंक करती हुई नजर आती है कहीं ना कहीं पे। नहीं होती, वो वेदर में तो हमें बता रही होने वाली होती है हम मैं हूँगी, लेकिन मैच के वक्त बारिश भी पीछे हट जाती है, क्योंकि पाकिस्तान में 25 करोड़ अवाम मैच का इंतजार कर रही होती है, पाकिस्तान के लिए दुआएं कर रही होती है। इस वजह से शायद बारिश भी पीछे हो जाती है। लेकिन जो अभी तक खबरें ये कि आज बारिश मैच में अपना रंग में बंग डालने वाला जो सीन है वो क्रिएट कर सकती है। जी हाँ, अब बारिश इस मुतालिक हम आगे चल के सेगमेंट में भी डिस्कस करेंगे आज के मैच के हवाले से। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियात होंगी हमारे साथ। हाँ जी, आज बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियात भी हमारे साथ होंगी। लेकिन सबसे पहले जो आज मैं स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, इसको थोड़ा सा देख के आपको धचका भी लगने वाला है, क्योंकि जाहिर है कि आपने अपनी जेबों को अब थोड़ा सा हल्का करना होगा। 16 नवंबर से यानी कि 2 दिन बाद से पेट्रोलियम मसनूआत आपने कहना ये चाहिए था कि क्या आपको मालूम है कि 16 नवंबर से पेट्रोलियम मसनूआत कितनी महंगी हो रही हैं? वो तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले से आप एकदम नहीं बताना सबको कितनी महंगी हो रही है। अपनी खबर संभाल के रखें। थोड़ी सी माइंड आप बना लें, क्योंकि अपना आपने बजट बनाना है। बहुत से नुकसानात भी होने वाले हैं आपको। 16 नवंबर आज 14 है, यानी कि 2 दिन बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान है। और ये इसलिए है क्योंकि बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मामूली सा इजाफा हुआ है। जब वहां पर मामूली सा इजाफा होता है तो यहाँ पर भी मामूली सा ही इजाफा होता है। मेरे मामूली से आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है जी, तो पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का इम्कान है। 16 नवंबर से जो पेट्रोल है वो 4 रुपए और डीजल की कीमतों में 5 रुपए फी लीटर जो है वो इजाफा हो सकता है। इससे पहले भी यही हुआ था, कीमतें बढ़ी थी, अब दोबारा से बढ़ेंगी। और आपको पता है कि IMF का डेलीगेशन भी इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। 11 से 15 तारीख तक वो होगा, कल तक। और जब ये डेलीगेशन आया था उससे पहले यही कहा जा रहा था कि मिनी बजट आएगा, कीमतें बढ़ेंगी। और साथ ही साथ अब लेवी में जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है उसमें भी इजाफे का मुतालबा किया जा रहा है। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह आपने ये सारी खबर बता दी, 4 रुपये पेट्रोल महंगा होगा, 5 रुपए डीजल महंगा होगा। कल मियाँ साहब लंदन में हमें बता रहे थे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। फिर घी के पैकेट की बात कीजिए तो 120 रुपए फी किलो के साथ मेरे ख्याल वो बढ़ रहा है। इस तरह की हमारे पास खबरें आ रही हैं। सो पेट्रोल बढ़ने से क्या इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगी, या डीजल बढ़ने से? इवन डीजल की अगर बात कर लीजिए ना, सॉरी टू कट यू, डीजल बढ़ने से होता ही है कि डीजल में आपकी सबसे जो बड़ी ट्रांसपोर्ट है ना, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो डीजल पे चलती है। जब डीजल बढ़ता है तो फिर एकदम से किराए बढ़ते हैं, किराए के साथ साथ तमाम तर चीजें बढ़ जाती हैं। ऐसे ही है। अब जाहिर है इससे आपको अपना फाइनेंस जो है वो उसको आपने सही तरीके से मैनेज करना है। पहले से आप अपना हिसाब किताब रख लें कि आपने किस तरह क्या लेकर चलना है। हमारी इकोनॉमी भी इससे जाहिर है इफेक्ट होती है, हमारा बिजनेस भी डिस्टर्ब होता है। तो पहले से आप ये चीज अब सोच लें कि 2 दिन बाद कीमतें बढ़ने वाली हैं, तो अपने इंतजामात आप कर लें। अपने इंतजामात आप कर लें। गजल ने मेरी तरफ फोकस करके कहा है, इनको पता है कि हमें इंतजामात करने पड़ते हैं। लेकिन पिछली दफा भी हमारे साथ एक हुकूमत ने किया ये था कि उसने बताया था प्राइजेस कम होंगी, 2 रुपए बढ़ा दी थी। इस दफा वो कह रहे हैं जी कि प्राइजेस ज्यादा होंगी, लेकिन शायद कम भी हो सकती हैं, क्योंकि प्राइजेस जब ज्यादा का वो बोलते हैं तो फिर पेट्रोल पंप्स में लाइन लग जाती है। कम का बोलते हैं पेट्रोल पंप खाली हो जाते हैं। सो गवर्नमेंट भी पिछले अगर 5, 6, 7 महीनों की बात की जाए तो इसी तरह के इकदाम हमारे साथ कर रही है कि वो हाइड एंड सीक वाला सीन कर रही है। चले जी आगे बढ़ते हैं, अगली खबर के हवाले से आपको बताते हैं। अगली खबर बहुत ही अच्छी खबर है। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से हम यही सुनते हैं कि खैबर की गवर्नमेंट आई, KPK की गवर्नमेंट ने इस्लामाबाद पे आके धरना दिया, उसके वज़ीर आला ने ये कर दिया। लेकिन बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो कि हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए। फाइनली अब हम ये कह सकते हैं कि एक प्रोग्रेसिव प्रोजेक्ट हमें देखने को मिलेगा। एग्जैक्टली, यू आर एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इंसाफ फीमेल एजुकेशन कार्ड शुरू करने का फैसला। इस कार्ड के जरिए महकमा आला तालीम ने तमाम कॉलेजेस से यतीम बच्चों की तफसीलात मंगवा ली हैं और महकमा आला तालीम के मुताबिक एजुकेशन कार्ड कॉलेजेस में दाखिल यतीम तलबात को दिया जाएगा। डैट इज़ वेरी गुड। इस कार्ड के जरिए तमाम यतीम तलबात को फीस में रियायत दी जाएगी,
सूबाई हुकूमत के इस इकदाम से यतीम तालिबात को अपनी तालीम जारी रखने में मदद मिलेगी और तमाम कॉलेज सरबराहान को मुतल्लिका डाटा एक हफ्ते में फराम करने की हिदायत दी गई है। फाइनली फ्रॉम अस टू केपी गवर्नमेंट। जी, पहले क्योंकि अब यही देख रहे थे धरने कैसे करने हैं, जुलूस कैसे करने हैं, इस्लामाबाद कैसे आना है, कफन बांध कर आना है, यही बातें हो रही थी। अब फाइनली ये प्रोजेक्ट जो है, थोड़ी सी उनकी सोच जो केपी गवर्नमेंट की है वो इस तरफ भी माइल हुई है कि वो करें, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में इलिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, खासतौर पर ख़वातीन और जो बच्चियाँ हैं उनके हवाले से। तो एक अच्छा, कल ये जो अली अमीन गंडापुर साहब है वो जो है एक तकरीब से खिताब भी कर रहे थे, तो वहां पर वो यही कह रहे थे कि मैं पेरेंट्स को बहुत ज्यादा खराज तहसीन पेश करता हूं कि वो अपनी बच्चियों को आके लेकर आएं और ये करें, लेकिन सबसे पहली जिम्मेदारी तो उन्हीं की है कि वो इस इलिटरेसी रेट को कम करें। लेकिन ये अच्छा इकदाम है। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर आपको बताते हैं, ये भी बहुत अच्छी खबर है हसनैन। कल हमने शेयर किया था एक यहीं पर बैठकर एक अच्छी स्टोरी, जिसमें हमने ये कहा था कि वीपीएन को अगर हम बंद कर दें तो बहुत से नुकसानात भी होते हैं। ज़ाहिर है इंटरनेट की जो फ्रीडम है वो रिड्यूस हो जाती है, फिर उसके बाद जो हमारा कारोबार है, बच्चों की पढ़ाई है, वो डिस्टर्ब होती है। लेकिन आज जो स्टोरी मैं बताने लगी हूँ उस मुतालिक अगर हम देखें तो वीपीएन को बंद करने का एक एडवांटेज भी है, क्योंकि बहुत सा गुस्ताखाना मवाद यानी कि जो इमोरल कंटेंट है या फिर एंटी इस्लामिक कंटेंट है, उसके हवाले से पीटीआई ने ये बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि उसको ब्लॉक कर दिया है, साइट्स को ब्लॉक किया है। अब तक 1,01,083 गुस्ताखाना URL और 8,44,000 से ज़ायद गैर अखलाकी वेबसाइट्स को भी ब्लॉक किया गया है। पाकिस्तान में जो रोज़ाना कोशिश की जाती थी इन साइट्स तक रसाई हासिल करने के लिए, वो 2 करोड़ कोशिशें होती थी और गैर अखलाकी वेबसाइट बैनुल-अक़वामी गेटवे पर भी ब्लॉक हो चुकी हैं और सार्फिन वेबसाइट्स तक रसाई के लिए वीपीएन का इस्तेमाल करते थे। तो जहां पर वीपीएन को बंद करने के नुकसानात हैं, वहीं पर वीपीएन को जो है वो यूज़ करने के एडवांटेज हैं, वहाँ पर उसके बंद करने के हवाले से भी बहुत से हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं कि इससे हमारी जो कॉन्टेंट है, जहाँ तक जो लोगों की रसाई थी वो भी ख़त्म हो गई है, क्योंकि कोशिशें की जाती थी इसको इस्तेमाल करके। बिल्कुल ऐसी, और इस हवाले से हुकूमती तंजीमों और शहरियों की इत्तला पर ममनुआ वेबसाइट्स को ब्लॉक किया गया है जिसपे गुस्ताखाना और गैर इखलाकी मवाद होता था, और ये बहुत ही अच्छा इकदाम है। देखिए पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कि ये जितना भी गुस्ताखी वाले एलिमेंट हैं इनसे हम बहुत दूर रहते हैं। नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत हमारे दिलों में रच बस चुकी है। चाहे कोई भी शख्स हो, आप उससे पूछेंगे तो नबी अलैहिस्सलाम के हवाले से वो उनकी जो मोहब्बत है वो उसके दिल में होती है। लेकिन हमने देखा है पाकिस्तान में ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जिनको बाहर से पे किया जाता है पेड कंटेंट यहाँ पे वायरल करने के लिए, और वो पेड कंटेंट ऐसा होता है जो कि हमारी इस्लामी रवायात के खिलाफ होता है, हमारे नबी अलैहिस्सलाम के खिलाफ होता है, गुस्ताखी होती है। तो उसको ब्लॉक करने के लिए पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने जो इकदाम किया है ये काफ़ी हौसला अफजा है। और जिसका गज़ल आप बता रही थी कि वीपीएन के जहाँ पे बंदिश पे बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो कि बंद हो जाते हैं, लेकिन कम से कम वीपीएन की बंदिश से गुस्ताखाना मवाद को भी शेयर करने वालों की एक बंदिश, क्योंकि उसी के जरिए जो है वो रसाई हासिल की जाती थी ना। बिल्कुल ऐसी है। इस अच्छी खबर के साथ आगे बढ़ते हैं और एक और अच्छी खबर। अच्छा, पाकिस्तान में कम से कम मजदूर की तनख्वाह कितनी है? 37,000। लेकिन अब होनी कितनी चाहिए? होनी तो इस तरह चाहिए कि 1 लाख से भी ज्यादा होनी चाहिए। और मतलब मैं तो कहूँ कि जिस तरह के मजदूर मेहनत करते हैं, काम करते हैं, उनके लिए तो 1 लाख भी कम है। बिल्कुल ऐसी है। और अब आपने 1 लाख बोल दिया तो मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान में कम से कम तनख्वाह $1,000 के बराबर होनी चाहिए। वो लगभग इतनी बन जाती है। $1,000 तो इससे बहुत ज्यादा बनती है। और ये क्यों होनी चाहिए, ये तमाम तर मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट में पहुंच चुका है। और दरख्वास्त में वज़ीर आज़म और तमाम वज़राए आला को फरीक बनाया गया है। और दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि ये तस्दीक शुदा बात है कि पाकिस्तान में हर जगह गुर्बत है। और पाकिस्तान में एग्जैक्टली और पाकिस्तान में कम से कम तनख्वाह, जिस तरह गज़ल ने पहले बताया, 37,000 रुपये है। और उसका मौक़िफ़ ये है कि हमारी जो अदालत है वो बरतानिया के 1950 के जो लेबर कवानीन हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान में उनको नफाज करे। और पाकिस्तान में उसे पूरी डिटेल्स बताई हैं कि 32 लाख लोग ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट मुलाजिम हैं, इसके अलावा 7 से 8 लाख लोग प्राइवेट मुलाजमीन हैं। और पाकिस्तान के लेबर कवानीन में फौरी तरमीम की ज़रूरत है। और अदालत से उसने इस्तदा की है कि पाकिस्तान में कम अज़ कम $1,000 के बराबर माहाना तनख्वाह मुकर्रर करने का हुक्म दिया जाए। लेकिन सवाल मेरा ये पैदा होता है आपसे भी, आप इसका जवाब दे सकती हैं कि 37,000 जो मजदूर की कम से कम तनख्वाह है,
पाकिस्तान में तो वो भी नहीं मिलती लोगों को। एग्जैक्टली वो भी नहीं मिलती, और जिस तरह से जब मिलती है तो वो उसमें क्या करे बेचारा, अब कहाँ कहाँ पूरा करे। अगर मिल भी जाए तो चले उसका बजट तो कुछ ना कुछ मैनेज हो सकता है, लेकिन वो भी नहीं मिलती। लेकिन 37 देखिए है आजकल के जमाने में 37,000 बजट से हम बहुत मुश्किल है, हम नहीं गुजारा कर सकते। तो एक मजदूर जो सारा दिन मेहनत करता है उसके बाद 37,000 उनकी तनख्वाह। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, फैसला हो जाता है तो बहुत अच्छा इकदाम होगा वर्कर्स के लिए। $1,000 अगर हो जाए तो अगर हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि अभी टैक्स भी हम देते हैं बहुत ज्यादा। फिर उसके बाद जिस तरह मजदूर की खास तौर पर बात हो रही है, वर्कर्स का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बेहतर हो जाएगा, हमारी इकोनॉमी जो है वो इस हवाले से उस पे भी इफेक्ट होगा, वो भी ग्रो करेगी। लेकिन इसके साथ साथ हमें चैलेंजेस भी बहुत होंगे। लेकिन स्टैंडर्ड बेहतर हो जाएगा तो ये हमारे जो हुक्मरान है ये क्या करेंगे? हाँ, फिर हमारा स्टैंडर्ड बेहतर होगा तो हम बेहतर हुक्मरानों की तलाश पे जाएंगे। ये तो चाहते हैं कि गुर्बत रहे, तालीम ना हो, ताकि लोग हमें इलेक्ट करते रहें। बज़ाहिर तो दावे बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अंदरूने खाना जब मामलात सामने आते तो फिर यही लगता है जो आप कह रहे हैं। लेकिन अब चैलेंजेस भी हमारे सामने बहुत ज़्यादा होंगे, बिजनेस कम्युनिटी का रिएक्शन भी देखने वाला होगा। फिर हमारी इन्फ्लेशन, जैसे आपने बताया, गुर्बत पाकिस्तान में पहले ही बहुत ज़्यादा है। तो फिर इस सूरत हाल में अगर ये फैसला हो जाए कि इतनी हाई पीक पर तनख्वाहें चली जाएं तो फिर क्या होगा, कैसे आगे निज़ाम चलेगा। आगे बढ़ते हैं, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर मैं आपके साथ अब स्टोरी शेयर करूंगी। जहाज अगवा करने वालों के साथ अगर आप तस्वीर लें तो वो कैसा होगा? उसको आप शौदापन कहेंगे या फिर आप उसको बहादुरी कहेंगे या फिर बेवकूफ़ी कहेंगे? बेवकूफ़ी कहेंगे, क्या क्या कुछ कहा जा सकता है। स्टोरी शेयर करते हैं तो आपको खुद अंदाजा होगा। जब कोई तैयारा हाईजैक किया जाता है और वो भी परवास के दौरान जब फ्लाई हो रही होती है तब तमाम मुसाफिरों को उस जो अमला होता है वहाँ पर बैठा हुआ, उसकी जान पर बन जाती है कि यार कुछ भी हो सकता है। ऐसे मौके पर लोग मोहतात रहते हैं कि हाई जैकेट्स मुश्तइल ना हो जाएं, कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठें, कुछ हो ना जाए हमारे साथ। लेकिन आपको बताएं कि इस जो दौर है इसमें एक आदमी है, एक अंग्रेज़ है, उनको एक जो है ना सूझी एक हरकत। उन्होंने क्या किया, 26 साल वैन इन्स ने इंतहाई जिंदा दिली, इतने फियरलेस आदमी थे वो, और इतना बहादुरी के साथ उन्होंने ये काम किया कि आगे बढ़कर हाई जैकेट के साथ ही तस्वीर बनवा ली। उन्होंने कहा जो होता है हो जाए, बस तस्वीर में बनवा लूं। क्या बात है, मतलब कि हाँ जी, कमाल के शख्स थे। हाँ, तो ये जो एयर थी, जो परवाज थी, 2016 में भी हाईजैक किया गया था इसको, और अभी एक बार फिर से किया गया। वैन इन्स का नाम हवाबाजी की तारीख में रकम हो गया है, और उन्होंने मौत को सामने देखकर भी जिंदा दिली दिखाई और हाई जैकेट के साथ तस्वीर खिंचवाई, जो अपनी नोयत का एक वाहिद वाक़या है। बिल्कुल ऐसी है, और ये वाक़या इजिप्ट एयर का है जो कि मिस्र की एयरलाइन है। हाँ। और 2016 में ये वाक़या हुआ था, लेकिन आजकल ये वायरल इस वजह से भी है कि वो लोगों को बताते हुए नजर आ रहा है कि हम हाईजैकर्स के साथ भी तस्वीर ले सकते हैं। लेकिन ये आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में जाके कि क्या ये बहादुरी है, बेवकूफ़ी है, या एक वर्ड गजल ने भी कोई यूज़ किया था वो है, जो भी है वो हमें बताइएगा। शोभदापन है, जो भी है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाके बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि एक ऐसी केबल है जिसको हमेशा शार्क खा जाती है। वो कौन सी केबल है? बहुत सारी केबल्स हैं जिनको शार्क खाती है, इससे पहले भी हमने देखा। केबल है, एक केबल का तो मुझे नहीं पता। ना समुद्र में एक ही केबल होती है, फाइबर ऑप्टिक्स। पीटीए जो होती है उनकी केबल्स हैं, फाइबर ऑप्टिक्स भी हैं, इसके साथ पीटीसीएल की भी हैं, बहुत सारी केबल्स हैं जो समुद्र में जो उधर से आती है ना वो फाइबर ऑप्टिक्स होती है, वहां से आगे फिर वो पीटीए को मिलती है, पीटीसीएल को मिलती है, सबको मिलती है। हमारे यहाँ में ये बताया जाता है गजल के शार्क ने फाइबर ऑप्टिक्स को खा लिया। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि फाइबर ऑप्टिक केबल समुद्र में बिछाई कैसी जाती है। फाइबर ऑप्टिक केबल्स की बात की जाए तो समुद्र के अंदर बिछाने के लिए इनका एक खास तरीकाकार इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले एक शिप पर एक बड़ा फीता नस्ब किया जाता है, और जिस पर केबल लपेटी जाती है। फिर एक केबल लीवर के जरिए इस केबल को समुद्र की गहराई में मखसूस तरतीब से बिछाया जाता है। जैसे ही शिप आगे बढ़ती है, यह लीवर केबल को पानी के फर्श पर बिछा देता है। ठीक है। और अगर समुद्र का फर्श हमवार ना हो तो एक खास बरकी आला है जिससे चट्टानों या पहाड़ियों को काटा जाता है, और केबल को बिछाने में ये आसानी हो जाती है कि केबल सीधी सीधी बिछती है। इस अमल के जरिए दुनिया भर के ममालिक आपस में जुड़ते हैं और फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क के जरिए तेज तरीन इंटरनेट की सर्विस फराहम की जाती है। लेकिन पाकिस्तान में हमेशा से शार्क बीच में आ जाती है और वो आके खा लेती है। हाँ, इससे पहले भी ये वाकयात हुए थे जब ये कहा गया था कि शार्क ने खा लिया है। शार्क को क्यूरियोसिटी होती है कि शायद ये फूड है तो मैं खा लूँ। और जिस तरह से आपने बताया कि ग्लोबल कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, इंटरनेट की स्पीड बढ़ती है, लेकिन अगर वो खा ले तो फिर हमें ही मसाइल का सामना करना पड़ता है। हमारा इंटरनेट नहीं आता, जैसे हम ये फेस भी कर रहे हैं प्रॉब्लम्स अपने पिछले कुछ। VPN का तो हमने बात की, इंटरनेट के वाले से भी हमने बात की, लेकिन जब शार्क खा लेती है ना केबल्स को तो तब भी बहुत से मसाइल पैदा होते हैं। बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं और हम मसाइल पैदा नहीं करना चाहते। इसी वजह से अपनी स्टोरीज को यहाँ पे खत्म करते हैं। ख़वातीन औज़ात यहाँ पर वक्त हो जाते हैं एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे जी, रोज हम बात करते हैं अपने सेगमेंट में आलूदगी के हवाले से, स्मोक के हवाले से। लाहौर में इस वक्त शदीद फ़ज़ाई आलूदगी का जो है वो सामना है, चाहे वो फैसलाबाद हो, मुल्तान हो, कोई भी शहर हो, वहाँ पर जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स रोज़ाना की बुनियाद पर हम जो देख रहे हैं, जो रिकॉर्ड हो रहा है, उससे स्मोक बढ़ती हुई नज़र ही आ रही है। और साथ ही साथ जो फुजला जलाते हैं, गाड़ियों का धुआं और जो सन्नती सरगर्मियों से और जो फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है, ये ज़्यादा इफेक्ट करता है। लेकिन इसका इंसानी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है, ठीक है, इसके साथ साथ फसलों पर क्या उसका असरअंदाज होती है और किस तरह से इनको मैनेज किया जा सकता है, आज सेगमेंट में हम ये तमाम तर बातें डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और ख्वाजा आसिफ साहब भी किसी पे इल्ज़ाम लगाते हुए हमें कल नजर आए कि ये पता नहीं कुछ पैसे दे के स्मोक फैलाई जा रही है, मतलब अजीब-ओ-गरीब से बयानात होते हैं। लेकिन इस तमाम इशू के ऊपर बात करेंगे, आज इसके सदबाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे नादिर चौधरी, हमारे नुमाइंदे हैं लाहौर से, सबसे बात करेंगे। और फिर उसके बाद हमारे साथ ही मौजूद होंगे डॉक्टर मोहम्मद यूनुस जायद साहब, जो कि साबिक डायरेक्टर हैं माहौलियात के। आप दोनों अहबाब को खुशामदीद कहते हैं। नादिर, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा, क्या हालात हैं? कोई हालात बेहतर हुए लाहौर के या बदस्तूर वही हालात हैं स्मोक के? और आज क्या एयर क्वालिटी रिकॉर्ड किया गया है? जी बिल्कुल, अगर ये बात की जाए कि आज के हालात कैसे हैं, तो आज की बात ये है कि सुबह जो है हमारी आज सारी धुंधली है। यानी कि जो हद निगाह पहले लाहौर के अंदर जो थी वो बेहतर हुआ करती थी, आज वो भी तकरीबन सिफर दिखाई दे रही है। और गाजी रोड जो लाहौर का इलाका है, वो वहाँ पर सबसे ज्यादा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 1280 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि मजमूई तौर पर 461 जो है वो लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि लाहौर के जितने भी दाखिली खारजी रास्ते हैं, मोटरवे के खासतौर पे, वो तमाम के तमाम जो है वो बंद कर दी गई। और शहरी इस हवाले से खासा जो है वो परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि स्मोक जो है वो शहरी इसमें जो है हुकूमत को जो लान तान करते भी दिखाई दे रहे हैं। हमारी क्योंकि फील्ड में बात होती है तो वो कहते हैं कि ये कौन सा ऐसी स्मोक है जो सिर्फ सर्दियों से पहले और बारिश से पहले आती है और उसके ऊपर सारा जो मशीनरी जो है वो एक्टिव हो जाती है और सारा कुछ हो जाता है। जंगल काटे जा रहे हैं, ग्रीनरी खत्म की जा रही है, हाउसिंग सोसाइटियां बन रही हैं, ग्रीन सेक्टर जो है वो ग्रे सेक्टर में तब्दील हो रहा है। कोई भी इसमें जो है एक्शन नहीं लेता। लेकिन ये जो सीजन है, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने के, इसमें लॉकडाउन भी लगाए जाते हैं, बच्चों की तालीम भी मुतासिर की जाती है, हमें भी मास्क की पाबंदी जो है करवाई जाती है, हमारी गाड़ियां मोटरसाइकिलें बंद की जाती हैं। जबकि जो सनतकार हैं, जो बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर्स हैं, जिनकी 100-100, 200 गाड़ियां, बसें और ट्रक वगैरह चल रहे हैं, उनके खिलाफ आप कार्रवाई नहीं करते। आपने तो सिर्फ चलान किए तो मजदा एसोसिएशन ने जो है वो रोड बंद कर दिए थे और बाबू साबू चौक को बंद कर दिया था। तो शहरी खासा इस हवाले से नाला दिखाई देते हैं कि पूरा साल स्मोक जो है वो इकट्ठी होती है, सिर्फ 1 महीने में स्मोक जो है वो हमारे ऊपर असरअंदाज नहीं होती। जी सही। अच्छा नादिर, अच्छा ये भी बताएं कि इस वक्त, चलें इससे पहले हम बात कर लेते हैं, आपसे मज़ीद तफसीलात भी लेंगे। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जैसे हम देख रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी इस वक्त फैलती जा रही है, इसका इंसानी ज़िंदगियों पर किस हद तक असर है और कैसे बचा जा सकता है? देखिए, एवरी फिनोमिना दैट हैपेंस हैज रीजन बिहाइंड इट। व्हाट गोज अराउंड गैदर्स अराउंड। जो चीज हमारी फैलाई हुई है वो हमें ही मिल रही है। असल में ये थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करना है कि ये जो सूरज से हमें डायरेक्ट हीट नहीं आती। अगर हम सूरज की तरफ जाते जाते हैं तो वो ठंड होती जाती है। जैसे ग्राउंड लेवल पे 48 डिग्री सेंटीग्रेड है, क्लाउड लेवल पे 0 होता है, नेशनल फ्लाइट लेवल पे ये -10 -5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसके बाद अगर नेशनल फ्लाइट पे जाए तो 11 किलोमीटर पे होती है, वो -30 होता है। 20 किलोमीटर ऊपर चले जाए तो -60 है और 90 किलोमीटर पे -85 है। इसका मतलब है कि सूरज से डायरेक्ट हीट नहीं आती और जो कुछ भी फ्यूम्स हैं, धुआं है और जो वाटर लेवल के जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जिनका भी बॉइलिंग पॉइंट है, वो जब भी फ्यूमिगेट होते हैं, एवेपोरेट होते हैं या मिट होते हैं, वो कंडेंस होने के लिए अपर स्पेस में जाते हैं उधर, क्योंकि टेम्परेचर कम है। सारा साल हमारी कमेटी पड़ती है ऊपर। ये इसकी मिसाल आपने देखी होगी कि क्लाउड ऊपर को इसलिए जाते हैं, ये तो ऊपर ठंड होती है, ये ठंड में जाते हैं। जैसे क्लाउड ऊपर जाते हैं, जाके कंडेंस होते हैं, इसी तरह हमारी पोल्यूशन भी सेम फिनोमिना के जरिए ऊपर जाती है। जब ऊपर का टेम्परेचर जिधर ये स्टे कर रहे होते हैं नीचे का बराबर आ जाता है, कि ये सर्दियों में ये सारी की सारी पोल्यूशन जो हमारी पूरा साल फैलाई होती है, ये वर्टिकल इन्वर्जन, जिसको हम टेम्परेचर इन्वर्जन भी कहते हैं, वो नीचे आती है। इसलिए ये एक दिन का फिनोमिना नहीं है। सारी चीजें बंद करने से हल नहीं होता। स्मोक 3 तरीकों से एक इलाके में आती है। एक तो वर्टिकल कंडेंसेशन होती है, उस इलाके में कोई भी पोल्यूशन ना हो तो वर्टिकल कंडेंसेशन में सारे पोल्यूटेंट ग्राउंड लेवल पे आ जाते हैं। दूसरे नंबर पे है लोकल एमिशन, जैसे लाहौर के अंदर है। और तीसरे नंबर पे है हॉरिजॉन्टल
मूवमेंट, नेबरिंग कंट्री से आ जाए, नेबरिंग इलाके से आ जाए, ये सारी की सारी जो ना वो इस तरह से फिनोमिना होता है। तीसरा ये है कि बहुत सारी मेट्रोलॉजी काउंट करती है। बांग्लादेश से लेके पेशावर तक जो हवाएं हैं वो आज़ाद नहीं हैं। ये हिमालयन बैरियर 5.5 किलोमीटर इसकी एवरेज हाइट है, और ये हमारी जो हैवी गैसेस हैं, जो हमारी मॉइस्चर है, हमारी जो बादलों को ये रोकते हैं। और ये आप देखें कि इस पट्टी में तकरीबन AQI लेवल हाई रहता है। तो ये वाली चीजें ये ऐसे ही है कि इन 3 महीनों में हमारा हवा बंद हो जाती है, बारिशें नहीं आती। ये ऐसे ही है जैसे आपके किचन का जो एग्जॉस्ट फैन बंद हो जाए तो उसके अंदर अकोमोडेशन हो जाती है। लाहौर, दिल्ली, गुजरांवाला, पेशावर, और इसके साथ ऐसा ही हो रहा है, वरना लाहौर से बड़े भी शहर हैं जहां कोई स्मोक नहीं है। अच्छा डॉक्टर हवा साहब, चल मुझे जाए ये या बताइएगा, बारिश बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जितने भी आपने पॉइंट आउट किए पॉइंट्स, लेकिन अब इसका सदेबाब क्या है? जिस तरह आजकल गवर्नमेंट स्कूल्स बंद कर रही है, ये तो नहीं है ना सदेबाब? तो ये है कि आपने ज्यादा से ज्यादा ट्रीज लगानी है। 1952 की जो एग्जांपल है इंग्लैंड की, वो आपने सामने रखनी है। एक से ज्यादा सॉल्यूशन होते हैं किसी भी जी गैजेट्स के जो जी, ना वो प्लीज बताइए, प्लीज किसी भी बताइए। निजाम को, किसी भी चीज को ठीक करने के लिए एक से ज्यादा गैजेट्स होते हैं। एक गैजेट से कोई भी कभी भी ठीक नहीं हो सकता। नंबर एक तो ये है कि जो 84% जो ना हमारी ट्रैफिक की आलूदगी है, उसमें हम लोग, आप और मैं भी शामिल है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट इतने शामिल नहीं है, वो 84% पे हमने कंसंट्रेट करना है। उसको कैसे करना है? एक तो ये है कि इवन और ऑड का सिस्टम नाफिज किया करते हैं बाहर के मुल्क के इस गाड़ियों की मूवमेंट कम करने के लिए, कि फिरोजपुर रोड पे आज इवन नंबर की गाड़ियां चलेंगी, फिरोज पे ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। दूसरे नंबर पे है कि मोटर व्हीकल वो एक्ट में आप ई व्हीकल्स को प्रमोट करें। तीसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव सोल्यूशन है। अब लाहौर का जो स्पैन है वो ये लॉन्गिट्यूडनल फैल रहा है, ये लीनियर फैल रहा है। ये मतलब मांगा मंडी से लेके रूडा का इलाका है, महमूद बूटी तक 60 किलोमीटर का इलाका, 3-3 घंटे एक गाड़ी को शहर के अंदर ही घूमना पड़ता है, और सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन है। इसको अगर नॉर्दर्न लाहौर और साउदर्न लाहौर में 2 हिस्सों में कर दिए तो लोगों का सफर आधा हो जाएगा। लोग अपनी अदालतें, लोकल अदालतें या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस या दूसरी भी चीजें तो वो कम हो जाएगी। इसलिए हमने गाड़ियों की मूवमेंट किसी भी तरीके से कम करनी है, तो फिर वो 84% जो पोल्यूशन का पार्ट है वो हमारा कंट्रोल होगा। हमारा इंडस्ट्री इतनी नहीं है लाहौर के अंदर, सिर्फ स्टील मिलें हैं, वो 9% कंट्रीब्यूट करते हैं। उनकी मैक्सिमम जो बाकी पोल्यूशन होती है फ्यूजिटिव होती है, जो जी करीब ही गिर जाती हैं। इसलिए हम लोग जो ना वो उस पर ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं, 9% पे। हमें रिफॉर्म लानी है इसमें ट्रैफिक सेक्टर में। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, इससे पहले आप बात कर रहे थे जो लेयर्स के हवाले से, तो अब हमारी जो एयर के अंदर कुछ ऐसी लेयर्स होती हैं जो फिल्टर करके सूरज की रोशनी को जो है वो ज़मीन तक पहुंचाती हैं, तो क्या स्मोक उन पर भी इफेक्ट करती है? देखिए, ये 2 तरह की है। मतलब जब से 2017 से ये हमारे स्मोक का फिनोमिना आया, ये ग्लोबल वार्मिंग जब बढ़ रही है ना, तो आपको मैंने बताया कि गर्मी जब बढ़ेगी एवेपोरेशन बढ़ेगी। जब एवेपोरेशन बढ़ती है तो फिर कंडेंसेशन भी बढ़ती है। जब 2017 से हमारी जो जितनी भी पानी है या पोल्यूटेंट्स हैं ये ऊपर ज्यादा जाना शुरू हो गए हैं, और फिर सर्दियों में कंडेंस भी उस हिसाब से होते हैं। तो इसलिए जो लेयर्स हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग गैसेस हैं, ये 5 किलोमीटर के तकरीबन हाइट पे होती हैं, और ये ग्लोबल वार्मिंग जितनी भी है हमारी सिर्फ 4 किलोमीटर तक है। उसके ऊपर ठंड ही ठंड है। बेशक आप अपने स्टूडियो से ऊपर चले जाएं या मरी में चले जाएं, तो इसलिए 4 किलोमीटर के ऊपर नीचे नीचे गर्मी है, ऊपर ठंडी है। सही। तो अच्छा ये नादिर से भी पूछते हैं, नादिर भी हमारे साथ मौजूद है। नादिर, मसनूई बारिशों के हवाले से बात की जा रही थी, आज का जिक्र किया जा रहा था, क्या कोई अपडेट्स हैं मसनूई बारिशों के हवाले से? एक और सवाल भी नादिर मुझे अपडेट कीजिएगा कि जिस तरह हमने देखा है कि पेट्रोलिंग पुलिस, मतलब डॉल्फिन को हमने देखा पंजाब गवर्नमेंट ऑपरेट करते हुए, लेकिन अब सुना है कि स्मोक के कंट्रोल के लिए एक और नई पेट्रोलिंग पुलिस को मेरे ख्याल को टास्क दे दिया गया या नया यूनिट तरतीब दे दिया गया। इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? जी, इस हवाले से मैं आपको ये बताता हूँ कि जो सिटी ट्रैफिक पुलिस थी, उसी सिटी ट्रैफिक पुलिस का ही एक जो स्क्वाड बनाया गया, उसको स्क्वाड 41 का नाम दिया गया है। अच्छा, ये स्क्वाड 41 जो है वो ट्रक लेके शहर में घूमता है, और उसका काम सिर्फ मोटर बाइक्स जो हैं जो धुआं छोड़ने वाली हैं उनको पकड़े जाना है और ट्रक में फेंकी जाना है, और जाके एक जो है वो एक जगह पे उनको बंद कर देना है। उनको जो छोड़ना है वो तब छोड़ना है जब उनकी
जो एक तो हल्फिया बयान वहां पर जमा कराएंगे वो, उसके बाद उसकी रिपेयरिंग करवाएंगे तो फिर उसको छोड़ा जाएगा। ये उन्होंने एक स्क्वाड बनाया। उसके अलावा जो मार्केट्स बंद की जा रही हैं, जो ओपन एयर में बारबेक्यू वगैरह हैं, उनको बंद किया जा रहा है। तो उस पर भी जो है वो हमें ज्यादातर तो ये दिखाई दिया कि जो पुलिस वाले हैं वो वहां पर खाना खाते हुए हमें दिखाई दिए, और बारबेक्यू वालों ने क्या किया, जो ग्राउंड फ्लोर पे था वो छत के ऊपर ले गए, जहां पे ना आवाम को नजर आए ना किसी डिपार्टमेंट को नजर आए। और ये मशवरा देने वाले भी हमारे डिपार्टमेंट वाले ही हैं कि जी आप इनको ऊपर ले दें, दिखाई देगा तो लोग सोशल मीडिया पे भी अपलोड करेंगे, सारे मामला होंगे। तो एक तो ये चीज जो है ये सबसे अहम जो हमारे सामने आई कि जो स्क्वाड बनाए गए सारा कुछ हमने देखा। कुछ दिन पहले एक रिक्शा जो था वो धुआं छोड़ने वाला रिक्शा था और उसका चलान करने लगे दाता साहब के करीब, तो वो इतना को परेशान था घरेलू हालात से कि उसने अपने ऊपर जो है वो पहले पेट्रोल छिड़का, आग लगाई और फिर उसने ट्रैफिक वार्डन को अपने गले लगा लिया कि आओ तुम भी मरो और मुझे भी मारो। यानी कि लोग अब यहाँ तक पहुंच चुके हैं कि एक रिक्शा ड्राइवर जो है वो खुदकुशी कर रहा है और खुदकुश हमला कर रहा है। इसको खुदकुश हमला ही कहेंगे ना, कि वो ट्रैफिक वार्डन को भी अपने साथ मार रहा है। तो जो अभी डॉक्टर साहब ने बात की वो बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये आज कल की बात नहीं है, ये सालों से हम जो है वो इस पोल्यूशन को जो है वो फैला रहे हैं। और अभी जो शहरी जो है वो जो नाला दिखाई दे रहे हैं या गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, हमें तो हर जगह पे गुस्सा ही दिखाई दिया। यानी कि हमने ताजरों से बात की तो ताजरों ने कहा हमारा मुआशी कत्ल हो रहा है। अवाम से बात हुई तो उन्होंने कहा अभी अभी जो है वो गर्मियां गई और हमने बारी। लेकिन हमें तो पंजाब गवर्नमेंट ये बताती हुई नजर आती है कि इन्फ्लेशन खत्म हो चुकी है, सिंगल परेशान तो हर इंसान ही दिखाई दे रहा है। नवाज तो कह रही है कि ये मुल्क बिल्कुल राइट डायरेक्शन पे चल रहा है। जी बिल्कुल, आप जो बात कर रहे हैं जाहिर बात है वो कमरों में बैठ के बात कुछ और है, लेकिन जब हम ग्राउंड रियलिटी पे आते हैं तो बात कुछ और होती है। क्योंकि जब बात होती है कि आपने जो मौसमी बारिश करनी है तो हुकूमत आगे से ये कहती हुई हमें दिखाई दी। कई हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी जिसमें बयानात सामने आए कि जी बादल तो हमने नहीं ना खींच के लेके आने, बादल आएंगे तो हम उसके ऊपर जो है वो करेंगे सारा मामला, तो वो मौसमी बारिश होगी। अब ये बारिश जो है वो अब बादलों के साथ है, तो बादल कुदरत के जो कंट्रोल में है। तो हुकूमत के जो काम करने वाले हैं वो ग्राउंड रियलिटी पे हैं, बादल तो कुदरत ने लेके आने और बादल ऐसे ही कहा जा रहा था। बहुत शुक्रिया, नादिर लाहौर से हमारे साथ मौजूद थे, एयर क्वालिटी से रिलेटेड और जितनी इकदाम है उस मुतालिक आगाह कर रहे थे। जबकि डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि बता रहे थे कि इसका सदेबाब क्या है, इसका हल क्या है। स्मोक से हर कोई इंसान परेशान है, बस यही कह सकते हैं कि आप अपना ख्याल रखें, क्योंकि अपनी मदद आपके तहत ही आप जो है वो काम कर सकेंगे, वरना इधर उधर देखते रहे तो मुश्किलात ही बढ़ेंगी। बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ पर वक्त हो जाता है एक शॉर्ट से कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो फिर पॉलिटिक्स के हवाले से कुछ डिस्कस करेंगे, जो कि 24 नवंबर की डेट दी है बानी पीटीआई इमरान खान ने, उस हवाले से बातचीत करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। अब हम बात करेंगे मुल्क की सियासत के हवाले से, और सबसे पहले एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में इमरान खान और बुशरा बीबी को तकरीबन 69 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा फराहम किया गया, जिसमें अलकादिर यूनिवर्सिटी की अराजी, 190 मिलियन पाउंड की बरतानिया से मुंतकिली और दीगर माली उमूर से मुतालिक सवालात शामिल हैं। सवालात में इस बात का भी जिक्र किया गया कि क्या इमरान खान ने गैर कानूनी माली फायदे के बदले अराजी हासिल की और क्या उन्होंने काबीना के सामने गलत बयानी की। इस तमाम तर के ऊपर आज बात करेंगे और हम अपने नुमाइंदे से पूछेंगे कि क्या हालात हैं और किस तरफ ये केस जा रहा है। और ये जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है, ये गज़ल ऐसा है कि जिसमें हमने देखा है कि एहतसाब अदालत ने बहुत पेशेंस का मुजाहरा किया। बाकी अगर इद्दत निकाह केस की बात की जाए, तोशाखाना की बात की जाए, एकदम से फैसले आए। लेकिन इस केस में तकरीबन 38-39 समाते तो मेरे ख्याल से सिर्फ जरा में और इस तरह की दलाइल जो दिए गए हैं वो भी काफी मुफस्सिल हुए हैं, मतलब हर एक के दलाइल सुने गए, उन पर बहस भी की गई, जरा मुकम्मल हुई है। अब इसकी समाअत भी 15 नवंबर तक मुलतवी हुई है, कल तक। यानी इससे मुतालिक बात कर लेते हैं, नुमाइंदा भी हमारे साथ मौजूद है। वो अभी आएंगे, जब तक हम चाहते हैं कि आप इसको इलैबोरेट करें। ठीक है जी। 190 मिलियन पाउंड, जैसे कि हसनैन ने भी कहा कि एक इस तरह का केस है जिसके ऊपर अब फैसला आए या ना आए देखना होगा, बट इससे भी स्ट्रॉन्ग केस जो है वो तोशाखाना 2 का है। तोशाखाना 1 हुआ, मामलात खत्म हो गए, तोशाखाना 2 बन गया। अब तोशाखाना 2 का जो केस है उसका भी फैसला आ जाना है कि क्या जमानत मिलती है इमरान खान साहब को या फिर नहीं। वैसे आप ये भी कह सकते हैं कि आ जाना मुतवक्को है, क्योंकि रोज कहीं ना कहीं आगे पीछे ये भी हो कह जाता सकते हैं, क्योंकि रोज जो है वो इसकी समातें और फैसले जो है वो अदम पेशी अदम हाजिरी की वजह से जो है वो डिले हो जाते हैं। तो आज तक की डेट दी गई थी, अब देखते हैं कि आज ये फैसला आता है या फिर नहीं आता तोशाखाना। बट इसके साथ साथ जो है वो और भी बहुत से मामलात हैं, उन पर भी आगे चलकर बात करेंगे। जो इस वक्त PTI में इख्तलाफ
राय जो है वो बढ़ती जा रही है। बहुत से बयानात, बहुत सी स्टेटमेंट्स जो है पीटीआई रहनुमाओं की हमारे सामने आ रही हैं। बिल्कुल ऐसे है जी गजल। और अब तमाम तर केसेस के ऊपर हम बात जरूर करेंगे, लेकिन अब थोड़ा सा आगे भी बढ़ते हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अडयाला जेल से 24 नवंबर को इस्लामाबाद के लिए लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी है और इस बार तहरीक इंसाफ ने मुतालबात पूरे हुए बगैर पीछे ना हटने का क्या वाकई ऐसा हो जाएगा? अली अमीन गंडापुर की बात करें तो वो फैसलों पर अमल दरामद करेंगे, क्योंकि वो तो भाग आते हैं जलसों से, ये एक आम सा तासुर है। जबकि शेर अफजल मरवत ने तहरीक इंसाफ में ग्रुप बंदी का भी इंकशाफ किया है और उनके मुताबिक पार्टी में कुछ लोग मरकजी क़यादत पर सोशल मीडिया के जरिए तनकीद करते हैं और नाउमीदी भी फैलाते हैं। उन्होंने अडयाला जेल के नए सुप्रीडेंट के बारे में भी कहा है कि उन्हें इमरान खान को जिस्ट करने के लिए लाया गया है। ये शेर अफजल मरवत कह रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और मरवत साहब क्या कह रहे हैं, फिर इमरान खान कह रहे हैं कि 24 को आपने आना है, यही पैगाम इमरान खान की जानिब से हमें मिला है। रऊफ हसन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। रऊफ साहब, इससे हम 24 नवंबर की बात करें आपसे, जलसे के हवाले से आपसे पूछिएगा, हमें बताइएगा 190 मिलियन पाउंड का जो केस है ये भी काफ़ी ज़्यादा मीडिया की नज़र में, और इस केस में बहुत सारे सवालात हैं जो कि खान साहब को दिए गए। इस केस से वैसे खान साहब भी हमें मुतमईन नज़र आए कि इसकी जो रफ्तार है वो भी स्लो नज़र आई, इसमें टाइम भी मिला। आप क्या समझते हैं, इस केस से का फैसला आपके हक में आएगा? थैंक यू जी, बहुत मेहरबानी आपकी। अभी तक तो इस लेवल के ऊपर जितने भी केसेस सुने गए हैं उनके फैसले सभी हमारे खिलाफ आए और वो इंसाफ के तकाज़ों और कानून के तकाज़ों जो हैं उनके बरखिलाफ ये सब कुछ हुआ है। तो इस दफ़ा कोई हमें मिरेकल तो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हम फिर भी उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ेंगे कि अल्टीमेटली तो अदालतों ने इंसाफ प्रोवाइड करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से हुकूमत ने जो रीसेंट इक़दाम किए हैं उनके बाद हकीम जो जुडिशरी है वो तो घर की बांदी के मुतरादिफ हो गई है इनकी। सो आई वुड से लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड टू नो। लेकिन ये तमाम जो मुकदमात हैं ये फेक हैं, फ्रिवलस हैं, इनमें कोई सदाकत नहीं है और जो असल फैसले आने चाहिए, आई होप एंड प्रे कि उस किस्म के फैसले आने शुरू हो जाएं पाकिस्तान में भी, ताकि मुल्क की तकदीर बदली जा सके, मुल्क को आगे ले जाया जा सके। इस वक्त तो मुल्क बिल्कुल फंसा हुआ है। अच्छा रऊफ साहब, ये भी बताएं कि इस वक्त ये इत्तलात हैं कि इमरान खान ने ये पॉलिसी दी है कि मरो या फिर मर जाओ की पॉलिसी दी है और 24 नवंबर को जो है वो निकलने का कहा है कि हर सूरत बाहर निकलें। तो क्या इस वक्त जो पार्टी मौजूदा क़यादत है इस वक्त वो निकलेगी, अमल करेगी इमरान खान की कॉल के ऊपर? और जो अली अमीन गंडापुर हैं वो जैसे जलसों से भाग आए, ये एक तासुर था जिस तरह से हम सब ने देखा, तो क्या अब वो लब्बैक कहेंगे इमरान खान की कॉल पर जिस तरह से कॉल दे दी गई है? देखिए, जो आपने कहा है इसमें सदाकत इसलिए नहीं है कि आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि मरो या मर जाओ। ये कभी खान साहब ने नहीं कहा, ना ही ये पार्टी की पॉलिसी है, ना ही इस किस्म की बातें करनी चाहिए। ये पॉलिटिकल पार्टी है, इसमें इस किस्म की लैंग्वेज का इस्तेमाल जो है वो गैर मुनासिब होता है। उन्होंने कॉल दी है प्रोटेस्ट की 24 को, और वो 24 को अब उनका हुक्म है, तो लाजमी बात है कि पार्टी जो है वो इंटरनल डिस्कशन करेगी और उसके बाद फाइनलाइज करेगी कि किस तरीके से इसको परस्यू करना है। फैसला तो हो चुका है कि 24 को एहतजाज होगा, सो वो होगा। अच्छा रऊफ साहब, कफन सर पे बांधने की बात तो की गई है, मतलब कि ये डू और डाई कॉल तो उस तरह बनती है कि इस दफा आना है और अपने फैसले मनवाने हैं। देखिए, ये एक पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में ये मेरा ख्याल है कि चीफ मिनिस्टर केपी ने कहा था, लेकिन वो भी एक कॉन्टेक्स्ट से हट के नहीं उसकी बात करनी चाहिए। लाजमी बात है कि जो कुछ हमारी पार्टी के साथ हो रहा है उसके बाद हम इस नहज के ऊपर पहुंचे हैं कि एक एहतजाज जो है उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन रहा नहीं। लेकिन जो सोचने की बात है वो ये है कि हम इस नहज के ऊपर पहुंचे क्यों हैं? क्या वो मुहर्रिकात थे, क्या वो फैक्टर्स थे जिन्होंने मजबूर किया है कि हम इस नहज के ऊपर पहुंचे और आके प्रोटेस्ट की कॉल दें? क्या पिछले 2-2.25 साल में जब से पीटीआई की हुकूमत जो है वो डिसमेंटल की गई है, क्या हमें इंसाफ मिला है किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर? क्या पार्लियामेंट के अंदर हमारी सुनवाई हुई है? क्या कानूनी महाज के ऊपर हमें इंसाफ मिला है? अभी हमने उनके मुकदमात की बात मैं कर रहा था, कहीं भी इंसाफ मिलता हुआ नजर नहीं आता। उसके अलावा ऑन टॉप ऑफ दैट जो रियासत की फस्तायत का आलम है वो अनप्रेसिडेंटेड है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, बल्कि इस रीजन की हिस्ट्री में। तो क्या उन चीजों के बारे में ज्यादा मुनासिब नहीं होगा कि आप डिस्कस करें, रादर देन कि कोई एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आप एक स्टेटमेंट लेके उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें? मैं फील करता हूं कि यहां हमें इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी एंड इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी का मुजाहरा करना चाहिए। आपको ये डिस्कस करना चाहिए कि पीटीआई क्यों इस एहतजाज की कॉल देने के ऊपर मजबूर हुई है।
अच्छा रऊफ साहब चले इसी पर बात कर लेते हैं, इसी पर बात कर लेते हैं, जैसे कि शेर अफजल मरवत साहब ने यहाँ तक मुल्क पहुंचा है उनको डिस्कस कीजिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब तक उन फैक्टर्स को रिमूव नहीं किया जाएगा, उनको रेमेडी नहीं किया जाएगा, मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। एग्जैक्टली आप ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन अब जैसे शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं कि इख्तलाफाते जो राय हैं या फिर इख्तलाफ और ग्रुपिंग के हवाले से बातें की जा रही हैं, आपको लगता है इसमें किस हद तक सदाकत है? क्या ये जो ग्रुपिंग हो रही है ये इमरान खान साहब की रिहाई में रुकावट है? देखिए, ग्रुपिंग्स कोई नहीं है पार्टी के अंदर, मुख्तलिफ आरा होती हैं, पार्टी के फोरम्स मौजूद हैं जहां के लोग अपनी अपनी राय का इजहार करते हैं और उनको पूरा हक है कि वो अपनी राय का इजहार करें। इन मुख्तलिफ आरा को ग्रुपिंग्स का मतलब देना जो है वो एक एक प्री ऑर्केस्ट्रेटेड किस्म की एक एजेंडा लगता है। कोई ग्रुपिंग्स नहीं है। जब आरा दी जाती हैं फोरम्स के ऊपर, वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन फोरम्स हैं, उनमें जब लोग अपनी आरा देते हैं तो उन आरा की बेसिस के ऊपर, उनकी इनपुट के ऊपर फिर पॉलिसी के बारे में, आगे बढ़ने के बारे में फैसले किए जाते हैं। और जब वो फैसले होते हैं तो वो तमाम पार्टी मेंबर्स के ऊपर लागू होते हैं, सादर होते हैं, और उनको उनके मुताबिक आगे बढ़ना होता है। अब जैसे खान साहब ने कॉल दी है तो खान साहब का जो हुक्म है वो मुकद्दम है, लाजमी बात है कि वो होगा, 24 को होगा। लेकिन अब उसके जो मैकेनिक्स हैं वो तय किए जाएंगे, पार्टी फोरा के ऊपर, पार्टी फोरम्स के ऊपर बैठ के डिस्कस किया जाएगा और उसके बारे में एक मैकेनिज्म, एक स्ट्रैटेजी जो है वो डेवलप की जाएगी। और इस मौके के ऊपर तमाम लोगों को ये हक वो हासिल होता है कि वो अपनी अपनी राय के मुताबिक हमें आगाह करें, पार्टी के लोगों को आगाह करें, ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव इनपुट लेके एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी और पॉलिसी जो है वो डिवॉल्व करके आगे बढ़ा जा सके। सो वंस अगेन लेट मी स्टेट के ग्रुपिंग्स का लफ्ज इस्तेमाल करना वो मुनासिब नहीं है। हाँ, पार्टी के अंदर हर शख्स की अपनी एक राय होती है जिसका वो इजहार करता है। अच्छा रऊफ साहब, मुझे ये बताइएगा, आपने जो पिछले सवाल के जवाब में कहा था कि इलेक्शन में बेज़ाब्तगी हो गई, आपके साथ ज्यादती हो रही हैं, अदालत में आपकी केसेस हैं, हर रहनुमा के खिलाफ केसेस बनाए गए, इन तमाम तर के बावजूद भी बहुत सारे केसेस में ऐसे भी लगे हमें कि इमरान खान को रिलीफ भी मिला है, बुशा बीबी भी बाहर गई हैं। सो एहतजाज का रास्ता ही क्यों? क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में एहतजाज का रास्ता अपना के आपको अल्टीमेट रिलीफ मिल सकता है? देखिए, मैं उन लोगों में से हूं पार्टी के अंदर जो कि डायलॉग को प्रमोट करते रहे हैं। आपको शायद, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा कि मैं हर प्लेटफॉर्म के ऊपर मैंने कहा है कि अल्टीमेटली, खान साहब ने भी फरमाया है कि अल्टीमेटली तो डायलॉग होगा, एहतजाज के बाद भी डायलॉग होगा। फिर मैं उसी बात के ऊपर आता हूं कि क्या वो मुहरकात थे जिसकी वजह से हम मजबूर हुए हैं, खान साहब मजबूर हुए हैं कि एहतजाज की कॉल दें। क्या ये मुनासिब ना होता कि उनको रेमेडी किया जाता, उनको एड्रेस किया जाता? 8 फरवरी को जो इलेक्शन के रिजल्ट्स थे उनको कबूल किया जाता। खान साहब तो पिछले 15 महीने से 16 महीने से जेल में बैठे हुए। आप कहते हैं कि इंसाफ मिल रहा है, तो क्या 16 महीने की जो बेइंसाफी है उसको भूल जाएं? जो उनको बेजा, बगैर किसी वजह के, बगैर किसी प्रूफ के उनको जेल में रखा गया। तो ये चीजें जो है ना, ये बड़ी बड़ी तकलीफते हैं। इंसाफ अभी भी हमें नहीं मिल रहा। और डिलेड इंसाफ जो होता है वो इंसाफ नहीं होता। इंसाफ का मतलब है कि फौरी मिले। इंसाफ का मतलब यह है कि जी उनको सजा ना दी जाती फेक केसेस में, लेकिन दी गई। 16 माह से वो जेल में बैठे हुए। तो ये कहना कि जी इंसाफ मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा। इंसाफ ना मिलने की वजह से ही हम इस नहज के ऊपर पहुंचे हैं। और अभी तो जो हुकूमत वक्त ने जो इक़दामात लिए हैं, उसके बाद जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया है कि आपकी अदलिया है वो तो इनकी घर की बांदी होकर रह गई है। इनसे अपनी ये तर्ज के, अपनी पसंद के जजेस अपॉइंट करेंगे, अपनी पसंद के बेंचेस बनाएंगे, अपनी पसंद के फैसले लेंगे। तो कैसे हम इंसाफ की तवक्को लगा लें इन अदालतों से अब जो बनाई जा रही हैं? जी। अच्छा रऊफ साहब, ये भी बताएं, जैसे अभी आप ग्रुपिंग के हवाले से बात कर रहे थे कि इस ग्रुपिंग का वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन शेर अफजल मरवत अब इसको क्या कहेंगे, जैसे वो खुद ही इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि हमने देखा कि 26वीं आईन तरमीम में जो मुनहरिफ रुकन थे वो जो जुनेद अकबर हैं, उन्होंने भी शिबली फराज के हक में आवाज़ उठाई थी। इसके साथ साथ जो मुबारक ज़ेब है जो मुनहरिफ हुए थे, उनकी जानिब से भी यही कहा गया था कि हमारी जो राय है उसको प्रमोट नहीं किया जाता, उसकी कोई अहमियत नहीं है। तो फिर जब इस तरह के बयानात, इस तरह की राय सामने आएगी, जैसे कि आप कह रहे हैं कि ये राय आमा होती है, हर कोई अपनी राय दे सकता है, तो फिर इसका कितना ज़्यादा इफेक्ट होगा वोटर सपोर्टर पर? क्योंकि ज़ाहिर अब एहतजाज की भी कॉल है। जब पार्टी के अंदर के अपने मामला ठीक नहीं होंगे तो वोटर सपोर्टर कैसा बाहर आएगा और क्या इफेक्ट होगा उस पर? पार्टी के अंदर मामला बिल्कुल ठीक हैं। मैं रीट्रेट कर रहा हूं, पार्टी के अंदर मामला बिल्कुल ठीक हैं। एज आई सेड के लोगों को अपनी राय देने का हक है, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। वो राय देते हैं, वो पार्टी फोरम्स के ऊपर दें तो ज्यादा बेहतर होता है। अगर पब्लिक फोरम के ऊपर आते हैं तो वो नहीं करना चाहिए, पार्टी के डिसिप्लिन के बरखिलाफ है ये।
तो वो उसको पार्टी जो है अपने इंटरनल जो उनके पास हमारे पास जो मैकेनिज्म्स है उसके जरिए एड्रेस करती है। लेकिन पार्टी में कोई इस किस्म का इख्तलाफ नहीं है कि जिससे कि एहतजाज की कॉल जो है वो इम्पैक्ट हो या और किस्म की डिविजन्स जो है वो पार्टी के अंदर करीब हो और वो क्रिएट हो। तो मैं इसको बिल्कुल डिनाई करता हूं। हाँ, मैं फिर दोबारा कहना चाहूंगा कि हर मेंबर को अपनी राय देने का हक है और वो किसी सूरत में डिनाई नहीं किया जा सकता। अच्छा राउफ साहब, मुझे ये बताइएगा कि 24 को कॉल दे दी गई है खान साहब की जानिब से, लेकिन इसमें भी खबरें इस तरह की आ रही थी कि बहुत सारी जो लोकल लीडरशिप है पाकिस्तान में मौजूद है वो नहीं चाहती थी। वो खान साहब को कह रही थी कि हमारे पास फाइनेंसेस नहीं है, अभी आप कॉल ना दीजिए। लेकिन जो लीडरशिप अब्रॉड में मौजूद थी वो ये कह रही थी कि फौरन से हमें 24 को धरना देना चाहिए। सो ये इस हवाले से आप क्या कहेंगे, थी ऐसी डिवाइड? आपके तमाम क्वेश्चंस जो बेसिकली एक ही क्वेश्चन है कि पार्टी डिविजन्स के अंदर की बात आप कर रहे हैं। आप लेफ्ट से आते हैं, राइट से आते हैं, ऊपर से आते हैं, नीचे से आते हैं, इंटरनल आते हैं, एक्सटर्नल आते हैं। भाई डिविजन्स नहीं हैं। लेकिन इस तरह की खबरें रिपोर्ट हो रही है ना, पहुंच रही है तो समझ जाएं कि पार्टी के अंदर डिविजन्स नहीं है। खान साहब का प्रेरोगेटिव है फैसला करना, उन्होंने फैसला कर दिया है, पार्टी फॉलो करेगी। ठीक है, आप समझते हैं कि आप ये कह रहे हैं कि डिविजन्स नहीं है। राउफ साहब ठीक है, गॉट योर पॉइंट, बट अब ये बताइएगा कि 24 के बाद क्या होगा? 24 को आपका लाएमल क्या है, उसके हवाले से तो बताइए प्लीज। ये पार्टी लीडरशिप जो है वो बीट कर रही है जी आज भी, और उस पार्टी लीडरशिप उसमें बैठ के फैसले किए जाएंगे, स्ट्रैटेजी डेवलप की जाएगी, ऑपरेशनल मैकेनिज्म डेवलप किया जाएगा और देखा जाएगा कि किस तरीके से हमने 24 को आगे बढ़ाना है। तो ये वक्त आने के ऊपर हम इसमें से बहुत कुछ तो पब्लिक नहीं कर सकेंगे क्योंकि रियासत की फस्तायत जो है वो मंडला रही है। तो जो भी मसलन कमेटी बनानी है तो कमेटी बन गई, अगर उनके नाम हमने दे दिए तो वो सब उठा लिए जाएंगे। तो ये काफ़ी कुछ जो हमारा जो ऑपरेशनल मैकेनिज्म है उसको हम शायद पब्लिक ना कर सके, लेकिन जो चीज़ा उसके फैक्टर्स हैं अगर वो हम बता सके तो वो हम डेफिनेटली आप लोगों को बता देंगे। लेकिन इस सिलसिले में पार्टी का जो मीटिंग है वो आज हो रही है। अच्छा राउफ साहब, अब ये भी बता दें जो तोशाखाना 2 केस है उसके हवाले से भी फैसला आना है, 190 मिलियन पाउंड का भी केस है। कितने स्ट्रॉन्ग केसेस हैं ये जो इमरान खान के ऊपर बनाए गए? ये आपने पहले भी सवाल किया था जी, इसी किस्म का मैं जवाब दे चुका हूं, आप उसको रिपीट कर रही हैं। आपने वो 190 मिलियन केस के कॉन्टेक्स्ट में मैंने सारा डिस्कस किया है। हम इंसाफ की तवक्को नहीं है लेकिन हम इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। वी होप एंड प्रे कि किसी वक्त पाकिस्तान की जुडिशरी जो कि अब पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हुई है, ये इंसाफ करना शुरू करे, क्योंकि अभी तक तो इंसाफ हमें मिला नहीं है अभी भी। अच्छा राउफ साहब, आखिर में आपसे पूछना चाहूँगा, 24 नवंबर को आप आ रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन एक ये भी सवाल बनता है कि मुक़तदरा हो गई, इस्टेब्लिशमेंट हो गई, ये तो इस वक्त आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सो एहतजाज का कोई रिजल्ट निकलेगा? देखिए, हम एक मुक़तदरा की बात नहीं करेंगे जी, हम हुकूमत वक्त की बात कर रहे हैं। फस्तायत ये करते हैं, इनके पास कंट्रोल, ये लोग प्राइम मिनिस्टर जो है वो मुक़तदरा का नहीं है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से है। बाकी जो फोर्स है, पोलिटिकल फोर्स है, उसमें पीपल्स पार्टी है, उसमें MQMP है। तो ये लोग रिस्पॉन्सिबल है ना मुल्क को चलाने के। तो हम देखेंगे कि इनका रवैया क्या होता है, उसके मुताबिक जो हम अपना जो डायरेक्शन है उसको सेटल करेंगे जी। ठीक हो गया राउफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आप हमारे साथ मौजूद थे और राउफ साहब हमें बता रहे थे कि 24 नवंबर को जो जलसा होगा उस हवाले से वो अपडेट दे रहे थे। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं जो हमने 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से बात की थी। इब्राहिम अब्बासी हमारे साथ मौजूद होंगे। इब्राहिम, आपको खुश आमदीद कहते हैं, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। क्या अपडेट्स हैं 190 मिलियन पाउंड केस की? बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, आज 190 मिलियन पाउंड वाला जो मामला था उसकी बरीयत की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई, क्योंकि जो ट्रायल कोर्ट था उसने जो है मुस्तरद कर दी थी बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की दरख्वास्तों को। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके वकला ने रजू किया था, तो उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने उसके ऊपर जो है वो समाअत की, जिसमें चीफ जस्टिस साहब खुद शामिल थे, जस्टिस अहमद फारूक साहब, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब। उन्होंने ये फैसला किया कि इस मामले को दोबारा हम ट्रायल कोर्ट भेजते हैं, ट्रायल कोर्ट जो है दोबारा इसके ऊपर देखे और इसको डिसाइड करे। उसकी वजूहात उन्होंने ये बताई कि क्योंकि जो फैसला दिया गया है उसके अंदर रीजनिंग नहीं दी गई और वो वजूहात नहीं बयान की गई कि किस बुनियाद के ऊपर ट्रायल कोर्ट ने ये फैसला जो था ये दिया है और किस बुनियाद के ऊपर जो है वो उनकी दरख्वास्त जिनके बानी PTI और बुशरा बीवी की दरख्वास्त जो है उसको उन्होंने जो है वो मुस्तरद किया है। उस मामले में दोबारा जो है वो ये मामला अडयाला जेल के अंदर इसके ऊपर समाअत हुई। समाअत होने के बाद जो है वो आज उसके ऊपर जो है वो फैसला होना है। आज फैसले की डेट है कि आज इमरान खान साहब को बुशरा बीबी को बरी कर दिया जाता है या फिर
और उनकी दरख्वास्त जो है वो दोबारा जो है मुस्तरद की जाती है। अगर दरख्वास्त मुस्तरद होती है तो फिर ज़ाहिरी तौर पर ये मामला दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट दोबारा इस मामले को देखेगी, लेकिन इसमें फ़र्क इस दफ़ा ये होगा कि जो ट्रायल कोर्ट है उसके जो जज हैं वो इसके अंदर रीजनिंग लिखेंगे, वो वजूहात यहाँ पे लिखेंगे कि किन बुनियादों के ऊपर, किन किन वजूहात की बुनियाद के ऊपर जो है वो उन्होंने ये दरख्वास्त मुस्तरद कर की है। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस सारे मामले को मेरिट के ऊपर सुनकर जो है वो फैसला करेगी कि इमरान खान साहब की बरीयत बनती है या नहीं बनती। ये प्ली जो ली गई बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जानिब से वो ये थी कि जो नैब अमेंडमेंट्स हुई हैं उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहाल किया। काजी फाइज़ा साहब जिसको चीफ जस्टिस थे, उन्होंने वो रिटर्न किया जस्टिस बंदयाल साहब के फैसले को, जो कि वो भी साबिक चीफ जस्टिस थे। तो उसके बाद वो उनका ये कहना है बानी चेयरमैन पीटीआई का या उनके वकला का कि ठीक हो गया इब्राहिम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जो कि अपडेट दे रहे थे। इस वक्त हमें केसेस के हवाले 3 हज़रात यहाँ पर वक्त हुआ चाहते हैं एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज का आगाज होने जा रहा है आज से, T20 सीरीज का। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 T20 इंटरनेशनल मैचों पर मुश्तमिल सीरीज का आज पहला मैच 14 नवंबर को यानी कि आज से ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। और T20 सीरीज में पाकिस्तान टीम की क़यादत माया नाज, विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान करने जा रहे हैं, जबकि मेजबान टीम की बात करें तो ऑस्ट्रेलियावी टीम जोश इंग्लिश लीड करेंगे। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इन दिनों दौरा ऑस्ट्रेलिया पर है, जहां वो मेजबान टीम के खिलाफ 3 वनडे मैचेस भी खेल चुकी है और जिसमें ग्रीन शर्ट्स ने कैंगरूज को 2-1 से शिकस्त भी दी थी। और आज जो है वो T20 सीरीज का बाकायदा तौर पर आगाज होने जा रहा है। बिल्कुल ऐसी है। इस तमाम सर मैच के ऊपर भी बात करेंगे, फिर चैंपियंस ट्रॉफी को भी टच करेंगे। हमारे साथ 2 सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ, काफ़ी दिनों बाद आपको नज़र आ रहे हैं जनाब शोएब जट साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और उनके साथ साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बदियुज़्ज़मान साहब। शोएब साहब, आपसे स्टार्ट करते हैं, बताइएगा ऑस्ट्रेलिया का जो हमारा सफ़र रहा अभी तक वो बड़ा बेहतरीन रहा, रिजवान रिजल्ट प्रोड्यूस करने में कामयाब हुए। आज T20 मैच है, ब्रिस्बेन में बारिश भी है, लेकिन क्या समझते हैं ये सीरीज़ कैसी रहेगी पाकिस्तान के लिए? हसनैन, जैसे कि बहुत शुक्रिया आपने शो में बुलाया। बात यह है, आपने खुद शुरू में कह दिया कि हम चैंपियंस ट्रॉफी को टच करेंगे। फिलहाल तो इस मैच को खाली टच करें, क्योंकि यहाँ पे बारिश जो है वो जमीन पे टच करती रहेगी, तो शायद मैच जो है वो इतना ना हो, मैच रेन इंटरप्टेड होगा। ओवरऑल देखा जाए तो इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज पाकिस्तान ने अच्छा वहां परफॉर्म किया, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज पाकिस्तान ने वहां पे अच्छा परफॉर्म किया, तो T20 में भी लग रहा है कि ये मोमेंटम आगे लेके जाएंगे। फिर ये भी है कि ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड आप जाके पढ़ेंगे तो वहां पे यंगस्टर्स ज्यादा हैं, एक्सपीरियंस थोड़ा कम नजर आ रहा है। ऑल्दो के पाकिस्तान में भी कोई बहुत ज्यादा मामला नहीं है, लेकिन यहाँ फिर भी 5 से 6 नाम ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा जो है वो T20 क्रिकेट खेली हुई है। तो अगर हम देखते हैं सीरीज को तो उनकी टीम यंग है, पाकिस्तान की टीम तजर्बाकार है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान का स्क्वाड देखें तो उसमें हमें मिडिल ऑर्डर नजर नहीं आ रहा। जो मिडिल ऑर्डर में मौजूद है वो भी टॉप ऑर्डर बल्लेबाज है, तो मिडिल ऑर्डर कौन संभालेगा? उनकी टीम में जाकर हम देखें तो वहां पे तजर्बे की कमी है। बाकी तो उनके पास जो है वो खिलाड़ी हैं, उन्होंने जो है वो एक्सपीरियंस खिलाड़ी नहीं लिए, इंपैक्ट प्लेयर ज्यादा लिए हैं। तो एनीवेज आज का मैच तो बारिश का जो है इसमें किरकिरा कर देगी, लेकिन जो चैंपियंस ट्रॉफी का मैच है वो यकीनी तौर पे इस टाइम जोरों शोर से जारी है, और उसमें जो माहौल है वो शायद पाक इंडिया मैच में भी वो माहौल नहीं होता जिस चैंपियंस ट्रॉफी का माहौल हुआ है। बदियुज़्ज़मान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, शोएब साहब उनसे भी बात कर लेते हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। बदी साहब बताएगा, जैसे कि अभी शोएब ने भी बात की है, आज का मैच इससे पहले कॉन्फिडेंट तो है जो टीम है वो, जिस तरह से उन्होंने ओडीआई सीरीज जीती है, आज किस हिकमत अमली के साथ नजर आएगी टीम? देखिए T20 में अगर आप पीछे माजी की अगर आप देखें तो पाकिस्तान आपका पड़ रहा हमेशा जो है वो ऑस्ट्रेलिया पर भारी रहा है, और जिस तरीके से वनडे सीरीज पाकिस्तान ने जीती तो खिलाड़ियों का मुराल काफी जो है वो हाई हुआ है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम को मुश्किल यहाँ की है, क्योंकि तीनों जो आपके पास बॉलर है, नसीम शाह हो गए, RS रऊफ हो गए, उसके अलावा शाहिन शाह अफरीदी हो गए, वो बड़ी जबरदस्त फॉर्म में बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। अब उनको अंदाजा हो गया कि ऑस्ट्रेलियाई कंडीशन को, ऑस्ट्रेलियाई पिचेस को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, कहाँ हमने गेंद करनी है, तो वो उसको समझ चुके हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को इतना मसला नहीं होना चाहिए।
क्योंकि अब नए ये कह रहे हैं कि यंग टीम होती है, तो मेरे ख्याल में हमारे पास भी ना तजर्बाकार जो है वो इतना तजर्बा नहीं है। जैसे आप उस्मान खान को देख रहे हो, उमैर बिन यूसुफ है, साहबजादा फरहान है, ये इनको भी टीम में डाला गया है। फिर बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा वाहिद ऐसे प्लेयर हैं जो बैटिंग में आपके लिए अच्छा जो है वो साबित हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग काफी तगड़ी है। और मुझे ये लग रहा है कि T20 में भी पाकिस्तान का पलड़ा जो है भारी होगा ऑस्ट्रेलिया पर, और पाकिस्तान एक डबल तारीख रकम कर लेगा क्योंकि T20 सीरीज भी वहां को शिकस्त देगा। तो अच्छा है, लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जिस तरीके से मोहम्मद रिजवान ने कप्तानी की है, उसके जो फैसले थे, उसकी जो बर वक्त फील्ड चेंज करना, बर वक्त बॉलर को जो है इस्तेमाल करना, बहुत जबरदस्त उसने फैसले किए जिसकी वजह से पाकिस्तान को ये कामयाबी मिली है। और मुझे उम्मीद है कि आज का मैच भी जो है पाकिस्तान टीम मुझे तो फेवरेट लग रही है कि जीतेगी। ठीक हो गया बदी भाई, अब थोड़ा सा रुख करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी का। शुएब साहब, हमने मैच को टच कर लिया, अब चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर हम तफसीलन बात करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ खतूत भी लिखे हैं, ईमेल्स भी किए हैं, जवाबात भी मांगे हैं। क्या लगता है आपको, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो पाएगी या फिर भारत एक दफा फिर हमें जीतता हुआ नजर आएगा? वो कहाँ पाकिस्तान ने लेटर्स लिखे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई प्रेस रिलीज जारी की है? और चलें अज्यूम कर लेता हूँ, मेरी नजर से शायद ना गुजरी हो। आप बाखबर सहाफी हैं, बदीर जमान साहब बड़े बाखबर सहाफी हैं, अभी चंद दिन पहले चेयरमैन साहब से मुलाकात भी करके आए हैं, तो इनके पास शायद कोई अंदर की खबर हो। लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ कि मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि जी उन्होंने लेटर लिखे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को लेटर लिखा है। आईसीसी जहां पे 1 दिसंबर से जेशा टेक ओवर कर देंगे, तो पाकिस्तान ने जो वहां पे लेटर लिखा है या फोन किया है, तो जेशा जो आईसीसी को लीड कर रहे हैं, तो पाकिस्तान ने जेशा को लिखा। अच्छा, जेशा जो बीसीसीआई के इन्फ्लुएंसर हैं, वो जेशा फिर इंडिया में बीसीसीआई में जेशा से पूछेंगे, और फिर जेशा जो बीसीसीआई वाले जेशा हैं वो जाके अपने घर पे अपने अब्बू से पूछेंगे, जो अमित शाह हैं, जो इंडिया के जो है वो वजीर हैं और जो रूलिंग पार्टी उसके अहम बंदे हैं, लीडर हैं, तो उनसे जाके पूछेंगे क्या हमने इंडिया जाना है नहीं जाना। और वो जो अमित शाह हैं, जो जेशा के अब्बू हैं, वो पहले ही बता चुके हैं कि भाई वो पाकिस्तान ने उन्होंने टीम नहीं भेजनी। एक तो यहां हो गया। अब इधर आ जाए, पाकिस्तान में भी ऐसी ही कहानी है कि जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है वो जाएंगे आपके वजीर दाखिला के पास, ठीक है, वहां पे जाके जो मिनिस्टर हैं उनसे जाके ये बात करेंगे और उनसे बात करके पूछेंगे कि भाई क्या पाकिस्तान हमें इजाजत दे रहा है। तो फिर जो इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब जो हैं, वो चेयरमैन मोहसिन नकवी को बताएंगे कि आपने ये करना है। दोनों तरफ अजीब खिचड़ी पकी हुई है, सही है, लेकिन हकीकत जो है वो उसको कोई मानने को तैयार ही नहीं है। रियलिस्टिक होकर अगर हम बात करें तो बात यह है कि पाकिस्तान ने जब एशियन क्रिकेट काउंसिल में जब एशिया कप की मेजबानी हाइब्रिड मॉडल पे कर ली थी, उस दिन पाकिस्तान ने यह तय कर लिया था, इसको तस्लीम कर लिया था कि अब आप चैंपियंस ट्रॉफी भी चाहें तो बाहर लेके चले जाएं। अब हाइब्रिड मॉडल को इनको स्मार्टली अगर ये एक्सेप्ट कर लेंगे तो पाकिस्तान को इसका फायदा होगा, अदरवाइज पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा। 14 अरब रुपए के करीब गालिबन जो इन्होंने ही बताया हुआ है लोगों को कि 14 अरब रुपए के करीब आपने ये जो स्टेडियम्स हैं इनकी रेनोवेशन पे पैसे लगा दिए अपग्रेडेशन के नाम पे। जो 70 मिलियन इनको मिले हैं वो पाकिस्तानी 19 अरब रुपए बनते हैं। तो ठीक है, पाकिस्तान ऑलरेडी 14 अरब रुपए चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों के सिलसिले में खर्च कर चुका है 14 अरब, और 19 अरब इनको सिर्फ मिले हैं। तो उसमें बाकी इंतजाम भी है, लॉजिस्टिक भी है, ये है वो है, बाकी मामला हैं। तो समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान ये रिस्क ले ही नहीं सकता कि चैंपियंस ट्रॉफी बाहर चली जाए। जब आप रिस्क नहीं ले सकते, और अगर हम इनकी बात मान लें जो मीडिया को ये फीड कर रहे हैं कि सॉरी मेरा जवाब लंबा हो रहा है, कि इंडिया को ये फीड कर रहे हैं कि जी सॉरी मीडिया को कि इंडिया के बगैर भी हम करवाने की तजवीज दे रहे हैं। सपोज इंडिया को जो है वो पुल आउट कर लेता है इंडिया, ठीक है, यहाँ ये कहते हैं कि जी हम इंडिया के बगैर जा रहे हैं, तो इंडिया जितना रेवेन्यू है वो इंडियन कंपनीज का है। 100 रुपीज में से 70 रुपीज इंडियन स्पॉन्सर लेकर आते हैं। जब वो कहेंगे हमारी टीम नहीं है तो हमारा स्पॉन्सर भी नहीं आएगा। जो अपनी टीम नहीं भेज रहे तो वो अपना स्पॉन्सर पाकिस्तान में क्यों भेजेंगे, ये समझने की जरूरत है। तो इस टाइम जज्बाती तकरीरें करने की जरूरत नहीं है, ये मीडिया गिमिक्स खेलने की जरूरत नहीं है, यहाँ तहम्मुल से इसको हैंडल करने की जरूरत है। एक फार्मूला है जिसके तहत पाकिस्तान को फायदा होगा, वो हाइब्रिड मॉडल तस्लीम करें। अगर कराची से टीम फ्लाई करती है इस्लामाबाद या लाहौर के लिए 1 घंटा 40 मिनट लगते हैं, कराची से दुबई जाएगी तो 1 घंटा 40 मिनट लगेंगे। तो इंडिया अगर पाकिस्तान नहीं आना चाहता उसको दुबई में खिलाएं। तो आपके ग्रुप की जो 3 टीमें होंगी, पाकिस्तान, गालिबन न्यूजीलैंड और बांग्लादेश, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो ये तीनों टीमें इंडिया से खेलने वहां चली जाए
और वापस खेल के वापस आएंगे। तो हर टीम को एक एक मरतबा दुबई जाना पड़ेगा। बाकी तो ये पाकिस्तान में खेल रहे होंगे, तो जितना इन्होंने लाहौर या इस्लामाबाद ट्रैवल करना उतना दुबई कर लें। तो इससे क्या होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी की 60 टीमें पाकिस्तान में रहेंगी, सिर्फ एक बाहर रहेगी। लेकिन अगर ये इसको स्मार्टली हैंडल नहीं करेंगे तो मैं आपको बता दूं, अगर ये इवेंट पाकिस्तान के बाद से चला गया तो बिग बैंग जो क्रिकेट की वापसी होनी थी ना बायलैटरल सीरीज के अलावा, फिर आप उसको सिर्फ एक ख्वाब ही रह जाएगा। अच्छा शोएब, आपकी बात को बदी भाई ने बहुत ही गौर और तहम्मुल से और बर्दाश्त के साथ सुना है। अब उनसे भी उनका जवाब लेते हैं कि वो इस सूरत हाल पर क्या कहेंगे। बदी भाई, जिस तरह से कहा जा रहा है कि अब चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल क्या माइनस इंडिया का होगा, तस्वुर जो लिया जा रहा है, जैसे शोएब ने भी काफी इलेबोरेट करके बताया है। देखिए शोएब भाई की किसी भी बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता। ये जो है ना वो उसमें कहते हैं बोंगियां मारना, ये सारी बोंगियां मार रहे हैं। तो बोंगियां यानी चलनी। देखिए अगर इंडिया बहुत कुछ है तो हम भी कुछ हैं, और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान का इवेंट है, पाकिस्तान में ही होगा और पाकिस्तान में ही हम खेलेंगे, वरना किसी जगह नहीं होगा। ये हम देखिए एक कौम होकर, एक पाकिस्तानी होकर अगर हमें सोचेंगे तो हमें जो है इंडिया को भरपूर जवाब देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी भी चाहते हैं कि पाकिस्तान का इवेंट है तो पाकिस्तान में ही होना चाहिए। क्या हर मतलब आप इंडिया के आगे क्यों हम क्यों अगर वो नहीं खेलना चाहता नहीं खेले, हम उसके बगैर भी खेलने को तैयार है। श्रीलंका आ जाएगा, वेस्ट इंडीज आ जाएगा। ये कोई बात है जी ये वो नहीं खेलेगा तो हमें नुकसान होगा? वो भाई नुकसान होते रहते हैं, लेकिन आप अपनी बात पर चल जाए, बिल्कुल जो है ना अपनी बात पर अड़े रहें तो फिर कुछ भी नहीं होगा। हम यही कहेंगे ये कि बार बार तस्करा करते हैं 16 अरब रुपए लगा दिए। वो भाई 16 अरब रुपए लगा दिए तो वो की गलत तो नहीं लगाए ना, वो स्टेडियम बन रहे हैं। दुनिया भर के स्टेडियम आप देखें किस तरीके के चमकते दमकते, उनमें कितना खूबसूरती है। तो यहाँ अगर स्टेडियम बन जाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आइंदा जो क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट है वो जो है वो हमारी अच्छी हो जाएगी। दुनिया की हर टीम यहाँ आ चुकी है, भारत को मसला है तो ना आए। असल में हम यही सोच के वो हो जाएंगे कि भारतीय टीम भाई अगर नुकसान भारतीय टीम का अगर 30% है तो हमारा 60 है, तो 30% नुकसान भारत का भी होगा। ये बात भी आप माने तो मेरे ख्याल में हुकूमत ने जो भी फैसला किया है उनके करारा जवाब देने का जबरदस्त फैसला है। और पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी में अगर इंडिया यहाँ नहीं आता तो किसी भी हाइब्रिड मॉडल को तस्लीम नहीं करना चाहिए, भले वो आए ना आए। उनको एक बार दिखा दे। हमें तो वर्ल्ड कप में ये चीज दिखा देनी चाहिए थी, वहां उनसे बात कर लेनी चाहिए थी कि भाई हम वर्ल्ड कप खेलने आए, आपको चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आना होगा, तो वहां वो मजबूर हो जाते। लेकिन यहाँ ये ना आए दिन दूसरी तीसरी चौथी बातें होती हैं, भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा करता रहता है। वो जो विक्रांत गुप्ता है उसको जानता कौन है? उसको कोई जानता ही नहीं है। वो इधर से शोचा छोड़ता है, उधर से शोचा छोड़ता है, खामखा जो है अपनी वो बातें वो कर रहा होता है। तो मेरे ख्याल में ऐसी बातें नहीं चाहिए। एज अ पाकिस्तानी हम एक है, और एज अ पाकिस्तानी हम चाहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान का इवेंट है, पाकिस्तान में होना चाहिए और पाकिस्तान ही इसकी मेजबानी करे। ये वो गलत बात है। देखिए जब पाकिस्तान का मसला आ जाए तो हमारे सामने कुछ भी नहीं है। इंडिया कौन क्या बेचता है भाई? क्या बेचता है इंडिया? अगर उस पर रेवेन्यू आ जाता है तो इसका मतलब ये क्या है कि आईसीसी उसी हमेशा से उसकी बात मानता है। तो इस बार आईसीसी भी बहुत फंसा हुआ है। उसको मालूम है कि पाकिस्तान अगर नहीं खेलेगा तो आईसीसी को भी काफी नुकसान होगा। अच्छा शोएब काफी मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। शोएब साहब मुस्कुरा भी रहे हैं। शोएब साहब आपने जितने भी बाउंसर यॉर्कर किए उनके ऊपर छक्के लगाने की कोशिश की है, बदी जमान साहब ने कुछ छक्के उनके लगे भी हैं। अब ये बताइएगा बदी भाई की बात, जिस तरह बदी भाई बात कर रहे हैं, क्योंकि बदी भाई की एक मुलाकात भी हुई है चेयरमैन पीसीबी से और चेयरमैन पीसीबी की पॉइंट ऑफ व्यू भी उन्होंने जाना होगा। ये तमाम तर चीज़ें यकीनी तौर पे ये भी कह सकते हैं कि उस मुलाकात के बाद बदी भाई को फर्म स्टैंड पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का स्टैंड क्या होगा। बदी भाई इतनी हिम्मत करे ना कि इस बात को एक्सेप्ट करें कि चेयरमैन ने मुलाकात की है। वो तो मुलाकातें ही सारी जो है वो खुफिया मुलाकातें हो रही हैं और चेयरमैन से मुलाकात नहीं की हमने, कोई चेयरमैन से बात नहीं की। हम हुकूमती ज़राए की बात कर रहे हैं। हमने चेयरमैन से मुलाकात नहीं की, और मुलाकात तो होती रहती है। मुझे बोलने का मौका तो दें। ठीक है। हुकूमत कह रही है, जब वो कहते हैं कि हमें हुकूमत इजाजत नहीं दे रही तो हमारी हुकूमत भी इजाजत नहीं दे रही। ठीक हो गया, ठीक हो हुकूमत की बात बदी भाई गॉट योर पॉइंट। मामला ये है देखें, बतौर पाकिस्तान मैं भी इसका जो है वो पुरजोर मुतालबा करता हूं कि इंडिया आए, पाकिस्तान में आकर खेले। पाकिस्तान में बाकी टीमें भी आ रही हैं, ये हर सूरत में होना चाहिए। मैं बतौर पाकिस्तानी ये बात इसका मैं जो है वो मुतालबा करता हूं, ठीक, और मैं भी इसी पॉइंट पे खड़ा हूं। लेकिन
एज क्रिकेट जर्नलिस्ट जब मैं बात करूंगा, मुझे हैपनिंग की बात करनी है, रियलिस्टिक होकर बात करनी है। जिस तरीके से अभी ये वदी भाई कह रहे हैं कि हम हुकूमती ज़राए कर रहे हैं, तो यही तो चल रहा है कि एक ही शख्स जो है वो कभी आपको कहता है कि ये खबर पीसीबी ज़राए से चला दें, वही शख्स कहता है कि ये हुकूमती ज़राए से चला दें। ये पाकिस्तान के जो इस टाइम स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट जो हैं, चंद सबकी बात नहीं करूंगा, वो चंद बेचारे जो है ना यस्सर वाली नौकरी कर रहे हैं, तो उस यस्सर में कभी वो हुकूमती ज़राए कोड करते हैं, कभी वो पीसीबी ज़राए कोड करते हैं। होना ये है, देखिए होना ये है, बदी भाई को दवाई की जरूरत है, वो बार बार जो बात कर रहे हैं ना, तो दवाई जो है ना दुआओं की जरूरत है। जी बदी तमाता, मुझे दुआओं की जरूरत है और कौम को भी दुआओं की जरूरत है और पाकिस्तान को भी दुआओं की जरूरत है। हम देखिए हसनैन, रियलिस्टिक होके बात करें, अपने घर में जब फंक्शन होता है तो तमाशा लगाया नहीं जाता, तमाशे को खत्म करने की कोशिशें की जाती हैं। ये आपके घर का इवेंट है, चैंपियंस ट्रॉफी। अगर आपने यहाँ जरा सी बेवकूफी की, आपके हाथ से निकल जाएगा। पैसों का मसला नहीं है, पाकिस्तान को जो इमेज बन रहा था कि पाकिस्तान में टीमें आ रही हैं, अगर ये इवेंट यहां से चला गया तो क्या मुंह दिखाएंगे। एक ऑप्शन की ये बातें कर रहे हैं जो मीडिया को फीड कर रहे हैं ये पीसीबी वाले कि जी वोटिंग भी एक राइट है। क्या पाकिस्तान ने अपने आप को कौंसिल में मजबूत किया है कि कोई इनके साथ खड़ा होगा? बिल्कुल नहीं खड़ा होगा। आपके तो नेबर्स आपके साथ नहीं खड़े होते, जिनको आपने क्रिकेट सिखाई, जिनके बगल बच्चे बना के जिनको आपने पाला, वो आपको वोट नहीं देते, तो बाकी ममालिक आपको क्या वोट देंगे? पहली बात। दूसरी बात ये कि भाई अगर इतना ही मामला है तो आगे इवेंट आ रहे हैं, वहां पे सांस ले लीजिएगा आप, वहां पे आप सांस लीजिएगा। जब उनके घर का इवेंट होगा तब ये तमाशा कीजिएगा। ये आपके घर का इवेंट है। अगर यहां मैं बार बार कह रहा हूं, चैंपियंस ट्रॉफी चली गई, फिर सारी टीमों के पास जवाब होगा पाकिस्तान ना आने का। हाइब्रिड मॉडल को तस्लीम करें और उसमें ये बात करें कि जी हम सारे मैच यहां खेलेंगे सिर्फ इंडिया के। देखिए 3 मैच हैं, टोटल 3 मैच हैं। अगर इंडिया सेमीफाइनल में जाएगी तो 4 मैच हो जाएंगे, ठीक है ना। टोटल 3 मैच हैं इंडिया के पास कि एक बार पाकिस्तान जाए, वहां से खेले, वापिस आ जाए दुबई से, वो जाए इनके ग्रुप में गालिबन न्यूजीलैंड है, वो जाए, वो वापस आ जाए, बांग्लादेश है शायद, बांग्लादेश जाए, बांग्लादेश वापस आ जाए। तो 3 मैच है। उसके बाद जो सेमीफाइनल खेले एक टीम वो चली जाए। ये इनको बड़ी स्मार्टली करना पड़ेगा। 7 टीमें पाकिस्तान में जब खेल जाएंगी तो आने वाले दिनों में आपके पास ये बात होगा कि वो जो टीम नहीं आई थी वो अपनी हठधर्मी की वजह से आई थी, हालात का मामला नहीं था। लेकिन अगर एक टीम की हठधर्मी की वजह से ये इवेंट पाकिस्तान से छिन गया, इनकी बेवकूफियों की वजह से, फिर सारी टीमें जवाब बनाएंगी कि इंडिया की सिक्योरिटी थी, हमें भी सिक्योरिटी कंसर्न है और आइंदा आपको क्रिकेट नहीं मिलेगी। ये अभी समझ नहीं आ रहा। ये सुल्तान राय बने हुए हैं, जज्बाती बयानात दे रहे हैं। ये पॉलिटिकल गैदरिंग नहीं है कि आप खड़े होंगे और आप ये ऐलान कर देंगे कि हम देखेंगे कि जो है ना वो धरना कैसे दिया जाएगा, हम देखेंगे कि मार्च कैसे, लॉन्ग मार्च कैसे होगा। ये पॉलिटिकल गिमिक्स होते हैं। जब आप क्रिकेट में आके बात करते हैं तो यहाँ पे ये जेंटलमैनों का खेल है, तो इसको जेंटलमैन्स के तौर पे आपको हैंडल करना है। अगर आपने बेवकूफियां की तो आप सिर्फ मुल्क का नुकसान नहीं करेंगे बल्कि मुल्क का तमाशा भी बना देंगे आप। अच्छा बदी भाई, जैसे कि शोएब जट ने कहा है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी चली जाती है तो फिर दूसरे बोर्ड्स को भी एतराजात होंगे कि सिर्फ एक टीम की वजह से जो है वो इवेंट शिफ्ट किया गया और डिस्टर्ब किया गया। और ये भी बड़ा एक, इसको भी एड्रेस कीजिएगा बदी भाई कि वो कह रहे हैं कि ठीक है आप हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट कर लें, जो अभी आप इतना स्ट्रांग मौकफ रख रहे हैं वो आप जब T20 वर्ल्ड कप आएगा भारत में या फिर एशिया कप आएगा उस वक्त रख लीजिएगा। भाई यही तो है ना, ये हाइब्रिड मॉडल भाई आप ये क्या है। पहले भी तो हम हाइब्रिड मॉडल पे जाकर खेले हैं ना। हर मतलब अगर हाइब्रिड मॉडल पे चले गए तो फिर पाकिस्तान में क्रिकेट क्या होनी। फिर ICC 1996 के बाद आपको पहला तो इवेंट मिला है, उसमें भी हम जो है आपस में वो लड़ रहे हैं कि ये आपको बताने की जरूरत है कि जब हाइब्रिड मॉडल पे हाइब्रिड मॉडल पे जब एशिया कप हुआ था ना, सुने मेरी बात, तहम्मुल से सुने। एशिया कप जब हाइब्रिड मॉडल पे हुआ था, पाकिस्तान टीम ने मान लिया, उसके बाद इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ, तो यही हुकूमत, इसका बस नाम चेंज था, सही है ना। यही लोग थे, यही सीटों पे बैठे हुए थे, सिर्फ नाम चेंज था और आपने अपनी टीम इंडिया भेज दी, ठीक है ना। तब वहां स्टैंड लेते ना। अब जब आपके घर में एक फंक्शन होने जा रहा है, जब घर में आप एक बड़ा इवेंट होस्ट करने जा रहे हैं, तो आप इस तरह के तमाशे लगा रहे हैं, ये पाकिस्तान के लिए किसी तौर पे भी सूदबंद नहीं है। जी बदी भाई। अरे भाई असल में ये जज्बाती आदमी है और मैं यहाँ पर जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। देखिए चैंपियंस ट्रॉफी हमें तो कुछ भी हो, देखिए ना, जब आपके मुल्क का मसला आता है, जब आपकी जो है वो क्रिकेट का मसला आता है, तो फिर कुछ भी करे। अगर आप हमेशा से भारत ने ये आपके साथ किया है तो आपको भी थोड़ा सा स्टांस लेना पड़ेगा। हाइब्रिड मॉडल पे ना जाए भाई, नुकसान होगा ना, होने दे नुकसान, क्या होगा, नुकसान ही होगा। नुकसान हम क्रिकेट चली जाएगी पाकिस्तान से यार, अब क्या नुकसान की बात कर रहे हैं, पैसा सब कुछ नहीं है, क्रिकेट चली जाएगी। हमारे सामने कोई खड़ा होने वाला है तो ये होना चाहिए। आपको तो
मैं कह रहा हूँ ना, आप जिस तरीके से बात करते हैं कभी पॉजिटिव बात करके भी देखा करें। आप हमेशा इसको नहीं किया करें ये है वो है ये है वो है, अपनी इधर से निकल जाते हैं उधर से निकल जाते हैं, ऐसे ना निकला करें। मैं ये कह रहा हूँ कि चैंपियंस ट्रॉफी कुछ भी हो, पाकिस्तानी कौम बिखरी भी है, कुछ भी है, चैंपियंस ट्रॉफी जब पाकिस्तान में होगी, यहाँ पर क्रिकेट होगी, यहाँ पर शायकीन आएंगे आपके मैदान। तो बदील जमात साहब आप दवाई टाइम पे पी लेते तो आपको मेरी बात समझ आ जाती कि यही तो मैं कह रहा हूँ सर, यही तो मैं कह रहा हूँ कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने के लिए आपको हाइब्रिड मॉडल तस्लीम करना पड़ेगा। अगर आप तस्लीम नहीं करेंगे तो इवेंट स्टेज पे लग जाएगा। सर बिल्कुल, आप दोनों अहबाब जो कह रहे हैं हम आपकी बात से एग्री करते हैं। बदील जमान साहब हमारे साथ, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शोएब जट साहब हमारे साथ। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन आज़ाद, ये चैंपियंस ट्रॉफी के मामला थे जो कि ठंडे गर्म पाकिस्तान में भी हो गए। शोएब भाई के आने से और बदी भाई के आने से ठंडे गर्म मामला थे। अब देखते हैं कि इसका क्या बनेगा। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्पेशल सेगमेंट हमारा स्टार्ट होने वाला है। और आज हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान भी मौजूद हैं जिनका नाम फवाद आलम खान है। और फवाद एक छोटे से बच्चे हैं जिनकी उम्र तकरीबन 6 साल है, मगर उनके पास रुबाब बजाने की महारत और तजुर्बा खूब उनके पास इस चीज़ का है। और वो ना सिर्फ एक ज़हीन तालिबे इल्म है बल्कि रुबाब जैसे खूबसूरत और मुश्किल साज को बहुत अच्छे तरीके से भी बजाना जानते हैं। उनके खेलने का अंदाज बहुत ही मुनफरिद है और साथ में दिलकश भी है। हम खुश हैं कि फवाद हमारे साथ आज यहाँ पर मौजूद हैं। आज हम उनसे बहुत दिलचस्प बातें भी करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, फवाद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। फवाद कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा फवाद उस तरह से देख भी नहीं सकते। अच्छा, कम कम देखते हैं और ये मतलब ये इनका एक्स्ट्रा टैलेंट आप देखिए ना कि एक तरफ देख भी नहीं सकती है, उसके बाद इतना खूबसूरत मल्टी टैलेंटेड है वो करते हैं। अच्छा फवाद, आप सबसे पहले तो एग्जैक्टली हमें अपनी उम्र बताइएगा। सर मेरी उम्र 11 साल है। अच्छा 11 साल के हैं आप, ठीक हो गया। और क्या करते हैं रुबाब के अलावा? सर मैं ओवरऑल तो सारे इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ, हारमोनियम, रुबाब वगैरह। यस सर। और ये शौक, और साथ में वोकल्स भी करता हूँ। वोकल्स भी करते हैं। और ये शौक कब से पैदा हुआ? सर बचपन से शौक पैदा था, लेकिन हम गांव में थे तो वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो अभी हम पढ़ाई के सिलसिले में इस्लामाबाद आ गए थे, तो फिर मैंने यहाँ से फिर रुबाब की क्लासेस भी ले ली। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं अब सारे इंस्ट्रूमेंट ही बजाती हूँ। अच्छा, क्लासेस भी ली हैं आपने? तो मैं बेसिक सीखी थी मैम। अच्छा अच्छा। और उसके बाद खुद काम किया? जी हाँ। और मदर फादर सपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा इस हवाले से? जी, घर वालों का मेरे साथ बहुत सपोर्ट है। अच्छा, किस तरह की सपोर्ट करते हैं? बस सर मतलब मैं जो बोलूँ वो करते हैं, तो मुझे हर प्रोग्राम्स में लेके जाते हैं। मतलब फुल सपोर्ट है उनकी। तो पढ़ाई जब स्कूल जाते हो वहाँ पर टीचर्स भी काफ़ी इंस्पायर होते होंगे आपसे ये सुन के आपका रुबाब जो आप बजाते हो? जी मैम, हमारे स्कूल में भी म्यूजिक क्लासेस है, तो मैं वहाँ पे भी बजाता रहता हूँ। अच्छा। तो आपके फ्रेंड्स जो हैं आपसे डिमांड करते हैं कि आप कोई रुबाब बजाएं, या उनको भी सीखने का शौक है, उनको भी ये स्किल्स आप सिखाते हैं? जी मैम, फ्रेंड्स तो बहुत करते हैं, इसलिए मैं बस कभी कभी स्कूल रुबाब लेके जाके बजाता हूँ। क्या बात है। अच्छा, हमारे साथ भी आपकी दोस्ती होगी, आप ABN न्यूज़ में बैठे हुए, मॉर्निंग शो में बैठे हुए, ज़रा हमें भी तो रुबाब बजा के दिखाएं, ज़रा कोई एक धुन हमारे साथ भी शेयर करें। ये जी रफ्ता रफ्ता। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। पहले जा फिर जाने जा, पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती
हस्ती का सामा हो गए। दिन ब दिन बढ़ती गई इस हुस्न की रानाइयाँ, दिन ब दिन बढ़ती गई इस हुस्न की रानाइयाँ। पहले गुल फिर गुल बदन, पहले गुल फिर गुल बदन, फिर गुल बदामा हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। पहले जा फिर जाने जा, पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा। वाह, क्या बात है फवाद की। फवाद ने आज समा बांध दिया और आज आपकी जो गुड मॉर्निंग है वो यकीनी तौर पे अच्छे वाली गुड मॉर्निंग है, जिसमें आपको म्यूजिक भी सुनने को मिल गया। फवाद के साथ आपकी मुलाकात भी होगी। फवाद, आपका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है, तो हम चाहते हैं कि हमें बहुत सारे लोग गिलगित में भी सुन रहे होंगे, कोई गिलगित की ऐसी धुन है जो आप यहाँ पे इस वक्त फेमस है, जो प्ले करना जानते हो आप? जी वो प्ले कीजिए प्लीज। सब फूल एक गुलदान के हैं, हम गिलगित बल्तिस्तान के हैं। सब फूल एक गुलदान के हैं, हम गिलगित बल्तिस्तान के हैं। बर्फीले मस्त नजारों के हम बाम जहाँ के वासी हैं, हम साए चांद सितारों के खुद अपना रुतबा जान के हैं, हम गिलगित बल्तिस्तान के हैं। सब फूल एक गुलदान के हैं, हम गिलगित बल्तिस्तान के हैं, हम गिलगित बल्तिस्तान के हैं, हम गिलगित बल्तिस्तान के हैं। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। फवाद ने इस वक्त समा बांधा है और पहले हमें रफ्ता रफ्ता से एकदम वो गिलगित बल्तिस्तान की पहाड़ियों में ले गए और बर्फीली पहाड़ियों का भी जिक्र हुआ है। और जिस तरह से आपने समा बांधा है, मतलब बहुत जबरदस्त, मल्टी टैलेंटेड है फवाद, मल्टी टैलेंटेड, हर चीज जानते हैं, पढ़ाई भी डिस्टर्ब नहीं होती, घर से भी स्पोर्ट है, फिर अपने फ्रेंड्स को भी सिखाते हैं, और फिर जो है वो जिस तरह से पढ़ाई में आपकी डिस्टर्ब तो नहीं होती? नहीं मैम, पढ़ाई में भी नहीं होती, तो बस म्यूजिक के साथ। बाद आप बहुत अच्छा रुबाब भी बजाते हैं, मेरे ख्याल गिटार भी आप बजाते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है जो आप बजाते हैं। तो फ्यूचर, बहुत सारे लोग ना इस उम्र में फ्यूचर डिटरमिन कर रहे होते, तो मेरे ख्याल आपका फ्यूचर यही है? यस सर, मैं फ्यूचर में भी म्यूजिक बनूंगा और म्यूजिक टीचर बनेंगे या फिर म्यूजिशियन बनेंगे, क्योंकि आपकी आवाज बहुत अच्छी है। सर म्यूजिक टीचर भी बनूंगा, म्यूजिशियन बनेंगे, तो फिर आपके पास टाइम ही नहीं होगा। एक दिन आप गिलगित होंगे, दूसरे दिन आप स्कर्दू होंगे, तीसरे दिन आप लाहौर होंगे, तो टीचिंग कब करेंगे?
बहुत सारे लोग फिर आपके फैन हो जाएंगे, कभी आपको कोई बुला रहा होगा, कभी कोई। और गिलगित आपका ताल्लुक कहाँ से है? सर गिलगित दन्योर से। दिन्योर से है। और गिलगित आपने भी घूमा है जिस तरह हम लोग जाके वहाँ पे घूमते हैं, या आप लोग नहीं घूमते? सर घूमते हैं, हमारे घर के पास ये पहाड़ हैं तो हम उस पे जाते रहते हैं। कौन कौन से पहाड़ हैं आपके घर? सर हम खुद ही एक पहाड़ी पे हैं। आप खुद एक पहाड़ी पे हैं। वैसे पहाड़ी इलाकों के लोगों को पहाड़ बहुत कम पसंद होते हैं। यस सर। ये आपको पता है? आपको भी पहाड़ पसंद है या नहीं है? सर गांव में जब होता था तो पसंद नहीं होता था, अभी इधर आ गया हूँ तो पसंद हो गई। अब पसंद अब याद आती होगी ना इसलिए। फवाद बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आप आए और हमारे इस प्रोग्राम को आपने रौनक बख्शी है। ख़वातीन नौज़ाद के थे फवाद आलम, जो कि कम देख सकते हैं लेकिन जो इनकी धुन है वो आपको बहुत कुछ दिखा देती है। ये खुद तो नहीं देखते लेकिन अपनी धुन से आपको रफ्ता रफ्ता सुनाया, गिलगित सुनाया और बहुत कुछ करना चाहते हैं। और मुझे फवाद का फ्यूचर बहुत ब्राइट नजर आ रहा है। ख़वातीन नौज़ाद यहाँ पर वक्त हो चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे इस सेगमेंट में डायबिटीज़ के हवाले से। आज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है और एक ये ऐसी बीमारी है जो दुनिया भर में तेज़ी से भी फैल रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों पर भी अब बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है। डायबिटीज़ डे हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है और इसके साथ साथ इसको मनाने का मकसद ये है कि लोगों में इस मर्ज़ के बारे में आगाही, अवेयरनेस पैदा की जाए और सेहतमंद ज़िंदगी के लिए एहतियाती तदाबीर से लोगों को आगाह करना है, जैसे कि सेहतमंद खुराक हो गया, बाकायदा वर्जिश हो गई। इसके साथ साथ हमारे साथ आज मेहमान भी डॉक्टर साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद नदीम साहब। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आप डायबिटीज के एक्सपर्ट तो हैं ही हैं, साथ मैं ये भी कह सकता हूँ कि आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं। वहाँ पे आपकी बड़ी फॉलोइंग भी है, लोग आपको वहाँ पे सुनते भी हैं, आप उनका इलाज भी करते हैं। सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं, थैंक यू सो मच। थैंक यू। डायबिटीज की बात की जाए तो एवरीवन इज अवेयर ऑफ इट, मतलब लेकिन ये क्यों होती है? और सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि अब नौजवानों में भी होती है, 20-22 साल के बच्चे को भी डायबिटीज होती है। एग्जैक्टली जी, देखिए डायबिटीज़ एक हार्मोनल बीमारी है और जहाँ तक कि क्यों होने का सवाल है, इसमें मुख्तलिफ रीजंस हैं। इसमें मेनली दो तरह की डायबिटीज़ होती है, टाइप 1 और टाइप 2। वैसे तो कई और टाइप्स की भी डायबिटीज़ होती हैं, लेकिन जनरली जो पब्लिक को जो पता है और जितनी ज़्यादा कॉमन ये बीमारी है, इसमें टाइप 1 होती है, टाइप 2 होती है। टाइप 1 में तो ऑटो इम्यून प्रोसेस होता है, यानी ख़ास किस्म की एंटीबॉडीज़ अपने ही जिस्म के ऑर्गन के खिलाफ हमलावर होते हैं, डेड कर देते हैं सेल्स, इंसुलिन नहीं बनती, टाइप 1 डायबिटीज़ होगी। जहाँ तक टाइप 2 डायबिटीज़ का ताल्लुक है तो इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। पहली वजह तो जेनेटिक है, मौरूसी तौर पे ये अगर फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है तो फिर खतरा बढ़ जाता है एक इंसान को। वही नहीं कि उसको हो, लेकिन खतरा इंसान को बढ़ जाता है कि आपको टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है। दूसरी जो चीज़ है वो कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जैसे हमारा आजकल आपको पता है कि लाइफस्टाइल जो है बहुत ज़्यादा आराम तलब हो गया है, तो ये एक बड़ी वजह है जो कि नौजवानों में भी डायबिटीज़, ख़ासतौर पे टाइप 2 डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा फैल रही है। और वजह उसकी ये कि एक वजह तो ओबेसिटी है, मोटापा, और मोटापा के अंदर भी अगर हम जाएँ ना तो एक होती है सेंट्रल ओबेसिटी। लोग कहते हैं जी कंधे और टांगे तो मेरी जी बिल्कुल स्मार्ट हैं, कोई फैट नहीं, कुछ नहीं, बस मेरा पेट थोड़ा सा निकला हुआ है, उसको हम कहते हैं सेंट्रल ओबेसिटी। तो ओबेसिटी, फिर उसके अंदर सेंट्रल ओबेसिटी जो है वैसे आम मोटापे से ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि ये इंसान में टाइप 2 डायबिटीज़ होने का रिस्क बहुत हद तक बढ़ा देती है। तो ये एक मोटापा एक बड़ी वजह। दूसरी बड़ी वजह है कि लोग आराम तलब हो गए, एक्सरसाइज से दूर भाग रहे हैं, स्क्रीन मतलब बैठे रहने को तरजीह देते हैं, मोबाइल पे जो है वो सारी गेम्स हो रही होती हैं, मोबाइल ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है, लैपटॉप ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है, और ग्राउंड्स जो हैं हमारे, पार्क्स में लोग नहीं जाते, वो वीरान हो रहे हैं, और जो है वो डायबिटिक सेंटर्स जो हैं वो आबाद हो रहे हैं, और लोग जो हैं तरजीह देते हैं कि हम बैठे, हम एक्सरसाइज ना करें। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ का आजकल। और दूसरी एक बहुत बड़ी वजह है वो है स्ट्रेस फैक्टर। मुल्की हालात देख लें, इकनॉमिक कंडीशंस देख लें, ये सारी चीज़ें हर फैमिली में, हर इंडिविजुअल पे कुछ ना कुछ स्ट्रेस डालती हैं। तो स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, इसकी वजह से भी डायबिटीज़ के इंसिडेंट्स में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। और
फिर एक और वजह जो कि कॉमन है भी कि जी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जब उम्र बढ़ती है तो उसमें ज़ाहिर है जो लबलबा है उसकी स्ट्रेंथ में भी कमी आती, तो उसमें से जो हार्मोन निकल रहा है इंसुलिन वो कम क्वांटिटी में निकलना शुरू होती है इसके एज के हिसाब से, और बाज़ औक़ात उसकी सेंसिटिविटी भी डिस्टर्ब होती, तो फिर वो जो है वो उसमें फिर डायबिटीज़ हो जाती है, टाइप 2 डायबिटीज़ होती है एज जैसे बढ़ती है। ख़वातीन में भी जब एज बढ़ती है तो कुछ ऐसे हार्मोनल प्रोसेसेस बॉडी में होते हैं जो कि फिर कई किस्म के ऐसे हार्मोन्स जो हैं डेफिशिएंट हो जाते हैं, कुछ ज़्यादा निकल आते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है और टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है। अच्छा, और मर्दों में भी फिर यही चीज़ होता है, जैसे मर्द ज़रा उम्र बढ़ती है, बूढ़े होते हैं, तो उनमें भी ख़ास किस्म के हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो कि इंसुलिन सेंसिटिविटी को मुतासर करती हैं और टाइप 2 डायबिटीज़ होती थी। तो ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल ये भी है, इससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि स्क्रीन पर हमारा नंबर चल रहा है 0512624946। अगर आपका कोई सवाल है तो डॉक्टर साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आप उनसे कर भी सकते हैं। एक सवाल आज हम देख रहे हैं आजकल के इस दौर में कि लोग सबसे पहले जो है डायरेक्ट इंसुलिन पर आ जाते हैं। इससे पहले एक मेडिसिन भी लोग लेते थे, अब ये रुझान बढ़ गया है कि डायरेक्ट इंसुलिन लगाई जाती है, उससे पहले मेडिसिन नहीं ली जाती। तो इस हवाले से आप क्या बताएंगे कि अगर शुगर आपको हो जाती है तो आपको पता कैसे चलेगा? सबसे पहले उसके क्या असरात होंगे जिससे आप चेक कराएं, और उसके बाद क्या आप इस चीज को करेंगे, लोगों को बताएंगे कि डायरेक्ट इंसुलिन पर आना चाहिए या मेडिसिन लेनी चाहिए? दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। डायरेक्ट इंसुलिन या फिर पहले मेडिकल से स्टार्ट करना? मेडिसिन। वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, इट्स अ हार्मोनल प्रॉब्लम, जैसे कि मैंने शुरू में कहा ये एक हार्मोनल प्रॉब्लम है। और पहले अलामात जो आपने पूछी कि कैसे पता चलेगा, देखिए जो डायबिटीज़ है ना, ये आम बीमारियों की तरह कोई नज़ला ज़ुकाम खांसी या कोई नमूनिया या कोई और जॉइंट्स की प्रॉब्लम, उसमें तो होता है पेन हुआ, बुखार हो गया या कोई ऐसे एक ख़ास किस्म का सिम्टम हुआ, उसको इन्वेस्टिगेट किया गया, डायग्नोसिस होगी। ऐसे डायबिटीज़ जो है ख़ासतौर पर टाइप 2 डायबिटीज़ जो कि बहुत ज़्यादा फैल रही है पाकिस्तान में भी, वर्ल्ड ओवर, तो उसमें जो है ना वो थोड़ी सी मतलब उसमें सिम्टम्स नहीं होते, अलामत नहीं होती, बंदा अपने आप को बिल्कुल फुली फिट, तंदुरुस्त और ज़बरदस्त समझ रहा होता है। फैमिली हिस्ट्री हो रही होती है या बाज़ औक़ात थोड़ा सा लाइफस्टाइल गड़बड़ हो रहा होता है, लेकिन वो अपने आप को कोई सिम्टम नहीं होते, तो वो कहता है जी मैं बड़ा से मेडिकल कराने चला गया। अच्छा। और हॉस्पिटल में किसी के साथ गया जी, उसके शुगर चेक हो रहे थे, मैंने भी करा ली, ठीक है जी। और साथ में मतलब जनरली कोई फ्री कैंप लगा हुआ, तो मैंने चलो जी फ़ायदा उठाया जी, फ्री टेस्ट हो रहे, मैंने कहा, तो पता चला वही ये तो बहुत ज़्यादा शुगर लेवल रैंडम फास्टिंग बढ़ा हुआ है। फिर HbA1c क्या है तो पता चला 14 तक पहुँचा, 15 तक पहुँचा। तो ये सिम्टम्स थे कोई नहीं, पता ही नहीं था। अब वो कब से हो रही है कुछ पता नहीं पता, ठीक है, सिम्टम कोई नहीं, बंदा अपने आप को बिल्कुल हेल्दी समझ रहा है। तो ये एक बड़ा डेंजरस किस्म का फैक्टर है जो कि आजकल ज़ियाबितिस के साथ, टाइप 2 के साथ हो रहा है। फिर होता है कि जितनी जल्दी, जितना ज़्यादा ये लेवल्स बढ़े हुए रहते हैं, जितना ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाता है पीरियड, डायग्नोसिस नहीं हो रही होती, डिजीज़ अंदर चल, तो फिर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, पेचीदगियाँ होती हैं, आई प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, मतलब यू नेम इट, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन। तो उसको पता नहीं चला, तो फिर बाज़ औक़ात ये होता है कि पता नहीं होता, डायग्नोसिस नहीं होती, कॉम्प्लिकेशन के साथ हॉस्पिटल जाता है, ये पाँव का जख्म था, खराब हो गया, नहीं। डॉक्टर साहब, एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है, जावेद रावलपिंडी से। जावेद, बताइएगा क्या सवाल है आपका? जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, मेरी आपसे दो गुजारिशात हैं जी। एक तो ये टेक्निकल जो नॉलेज है ये तो हमारे लिए, आम आदमी के लिए मुमकिन नहीं उनको समझा जाए, और इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन ये जो न्यूरोपैथिक फुट होता है या कोई नमनेस होती है या टिंगलिंग होती है, क्या ये परमानेंट होती है या ये रिवर्सिबल है और उसकी ट्रीटमेंट मुमकिन है? जी मुझे नाम नहीं, जावेद साहब, आपका बड़ा अच्छा सवाल था, और ये एक बड़ी कॉमन कॉम्प्लिकेशन की बात की है, न्यूरोपैथी की, डायबिटिक पॉलीन्यूरोपैथी के नाम से जाना जाती है ये कॉम्प्लिकेशन। और जब शुगर जो है थोड़ा सा अरसा पुरानी हो जाए और अनकंट्रोल्ड हो, इलाज प्रॉपर ना हो रहा हो, ना प्रॉपर दवाई ली जा रही हो, ना प्रॉपर ग़िज़ा ली जा रही हो, ना लाइफस्टाइल एक्टिव हो, तो ये चीज़ें जल्दी भी आना शुरू हो जाती हैं, जिसमें पाँव का सुन हो जाना और साथ में जलन होना, बहुत सख्त पेन होना, ख़ासतौर पे नाइट टाइम जो है वो इस कदर पेन और जलन होती है पाँव में कि लोग सो नहीं सकते। तो ये न्यूरोपैथिक सिम्टम्स होते हैं जो कि न्यूरोपैथी के जो है ना सिम्टम्स हैं। और जैसा कि जावेद साहब ने पूछा कि ये परमानेंट है कि या इसका इलाज भी है, देखिए ये नर्व सेल जो है वो जब डैमेज हो जाते हैं ना, तब ये चीज़ होती है न्यूरोपैथी। अब नर्व सेल जब डैमेज हो जाते हैं तो इरिवर्सिबल डैमेज होता है, टेक्निकली इट्स एन इरिवर्सिबल डैमेज। अच्छा, अब इसको होता ये है कि इसका इलाज फिर क्या है, जब इरिवर्सिबल हो गया, जब इलाज ही नहीं हो सकता, तो क्या
देखिए होता ये है कि जब ये प्रोसेस शुरू होता है तो ये इरिवर्सिबल डैमेज हो रहा होता है, लेकिन हम करते क्या हैं कि हम कुछ ऐसी अद्वियात हैं, कुछ ऐसी वाइटामिन्स हैं, कुछ ऐसे मिनरल्स हैं दे के तो इस प्रोसेस को हम स्टॉप कर देते हैं या बहुत ज़्यादा स्लो कर देते हैं ताकि ये प्रोग्रेस ना करे। तो इससे फिर सिम्टम्स में काफ़ी कमी आती है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि जो नर्व सेल डैमेज हो गया, जो ये सिम्टम कर रहा है, वो दोबारा जिंदा होकर दोबारा रीग्रो कर जाए, ऐसा नहीं, इरिवर्सिबल डैमेज होता है। लेकिन सिम्टम्स को एक जगह स्टॉप किया जा सकता है, इस न्यूरोपैथी के प्रोसेस को रोका जा सकता है एक जगह। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज़ ये भी बताएं कि अक्सर हमने देखा है कि जब शुगर बढ़ जाती है लोगों की एक मिनट मेरे पास कॉलर है जमील फारूकी साहब कराची से। जी जमील साहब सवाल पूछेगा। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे कोई 3-4 महीने से ना एक प्रॉब्लम थी कि मुझे एक तो स्टमक में पेन रहता था और डाइजेस्टिव इशू बहुत है और कभी डायरिया या कभी कंस्टिपेशन रहती है, और अभी रिसेंटली जो है ना मुझे बहुत ज्यादा फीवर भी हो गया था। तो मैंने अभी रिसेंटली हॉस्पिटल विजिट किया था, तो उन्होंने मुझे शुगर के टेस्ट भी करवाए मेरे और लीवर के भी करवाए हैं, और मेरी शुगर जो आ रही है वो 5.7 आ रही है। क्या ये सही है या नहीं, आप मुझे बता सकते हैं? जी मेरे ख्याल इन साहब ने अपना HbA1c का लेवल 5.7 बताया। देखिए 5.7 जो है वहाँ से प्री डायबिटीज़, बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ जिसको आमतौर पे कहा जाता है, प्री डायबिटीज़ का लेवल शुरू हो जाता है। यानी अब इन्होंने जो है ना वो टाइप 2 का नहीं, टाइप 2 जो है वो 6.4 से जब ऊपर जाता है HbA1c तो तब टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। 5.7 से प्री डायबिटीज टुवर्ड्स अभी बॉर्डर लाइन होगा और फिर उसके बाद टाइप 2। तो अगर अभी भी इन्होंने अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर ना किया, अच्छी खुराक ना ली, तो फिर चांसेस हैं कि ये पहले प्री डायबिटिक होंगे और उसके बाद फिर ये जो है टाइप 2 हो सकते हैं। तो ये प्री डायबिटिक लेवल है। तो इनसे मेरी रिक्वेस्ट तो यही है कि आप अपनी लाइफस्टाइल को चेक करें, अच्छी बैलेंस डाइट लें, एक्सरसाइज रोज़ाना की बेस पे कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, भागें दौड़ें, एज के ऊपर डिपेंड करता है, साइकिलिंग करें, स्विमिंग करें, कोशिश करें जितना भी टाइम दे सकते हैं अपनी आम जिंदगी से निकाल कर मसरूफ जिंदगी, तो आधा पौना घंटे की फिजिकल एक्टिविटी लाजमी करें। ये वापस आ जाएगा। फिजिकल एक्टिविटीज जो है वो जरूरी है, और जिस तरह से आपने बताया कि अब इसका हल भी है, ये नहीं है कि भाई बिल्कुल ही हल नहीं है और लोग परेशान हो जाएं कि शायद इस तरह की सूरत बन सकती है कि आपको इलाज ही नहीं हो सकता इसका। बिल्कुल ऐसे है। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हमारे पास वक्त की कमी थी, लेकिन आपने जिस खूबसूरती से आज एक्सप्लेन किया तो मुझे लगता है कि मैं भी थोड़ा सा अवेयर हो चुका हूँ, हमारे व्यूअर्स भी अवेयर हो चुके हैं। मैं एक आखिर में एक बस छोटा सा मैसेज देता चलूँ कि इंसुलिन की बात की थी, उस पर जरा वो रात लगी थी। इंसुलिन जी स्टार्ट में ये बहुत गलत बात है कि जी स्टार्ट में आप इंसुलिन दें। हाँ, अगर टाइप 1 डायबिटिक है तो उसका तो इलाज ही इंसुलिन है, तो उनको तो स्टार्ट ही से इंसुलिन चलती है। टाइप 1 के लिए इंसुलिन है। हमारे पास वक्त बहुत कम हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन और हज़रात, हमें दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।